वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे थीम 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके पहले हम ऑलरेडी थीम 1 डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, दैट इज 600 BCE to 600 CE। देखिए मैं पहले भी आपको टाइमलाइन में बता चुकी हूँ कि वी हैड कवर्ड द टाइमलाइन फ्रॉम 2600 BCE to 1900 BCE। अब हम लोग और आगे आते जा रहे हैं एंड नाउ 600 BCE से ईयर 0 से प्लस 600 C, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1200 ईयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि the NCERT is the only key to crack the board exams, whether it is class 12, class 10 और the exams, entrance exam जैसे CUET हो गया या फिर यहाँ तक कि जो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ IAS एंड IPS, उसके लिए भी बोला जाता है कि रीड दी NCERT। सो NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको जिस तरीके से NCERT पढ़ाई हूँ, प्लीज़ डू दैट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, रीड दी NCERT अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड हर बार जब आप पढ़ेंगे तो उसको प्रॉपरली पढ़िए, डू नॉट मिस अ सिंगल थिंग। ओके, सो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए हम लोग मानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1900 BCE में हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक एंड पर आ गई, मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। एंड उसके बाद फिर द लेट हरप्पन सक्सेसर कल्चर्स हुए विच वर नॉट रियली प्रोमिनेंट एंड वो एक बहुत ही रूरल वे ऑफ लाइफ को शो कर रहे थे। सो 1500 ईयर्स तक देयर वाज लाइक दिस वाज गोइंग ऑन। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेवलपमेंट्स होने लगे आफ्टर 1500 ईयर्स। एंड वो डेवलपमेंट्स क्या थे? देखिए, दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के वहाँ पर क्या मतलब है इसका, ये मेंशन करने का मतलब कि पहले यही जगह थी जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, राइट। सो अब आफ्टर 1500 ईयर्स जब ये हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो हैड कम टू एन एंड, एंड जब वहीं पर रहने वाले लोगों ने अब ऋग्वेदा कंपोज की। ओके, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन प्लेट्यू, द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। Besides, there is evidence of pastoral populations in the Deccan and further south. So अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? ऋग्वेदा was composed, second agricultural settlements emerged, third pastoral populations emerged, fourth is new modes of disposal of the dead including the making of elaborate stone structures known as megaliths. तो मतलब when a person was dead तो उस पर्सन को मतलब बहुत एलैबोरेट स्ट्रक्चर, स्टोन स्ट्रक्चर जैसे मेगालिथ्स मतलब बिग स्टोन्स, तो इस तरीके से बड़े बड़े स्टोन्स के साथ डेकोरेट करके एंड बड़े एलैबोरेट तरीके से एंड रिचुअल्स के साथ उस डेड को फिर डिस्पोज ऑफ करा जाता था। सो दिस वाज द फोर्थ चेंज दैट केम अबाउट। Okay, that they emerged in Central and South India from the first millennium BCE. First millennium BCE means 1000 BCE. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. So अब जो ये बरी करने का तरीका था वो बरी करने में बड़े बड़े से स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाने लगे, मेगालिथ्स, और उसके ऊपर उनका नाम एंड टाइटल एंड बहुत सारी चीज़ें, प्रेज वगैरह जो भी चीज़ें लिखी जाने लगी। From circa 6th century BCE, there is evidence that there were other trends as well. तो ये 4 ट्रेंड्स तो अभी तक हमने पढ़ लिए। अब 6th century BC से और ट्रेंड्स की हमें information मिलती है। And what are they? They are the most visible, perhaps the most visible was the emergence of early states, empires and kingdoms. Underlying these political processes were other changes evident in the ways in which agricultural production was organized. Simultaneously, new towns appeared almost throughout the subcontinent. Historians attempt to understand these developments by drawing a range of sources, inscriptions, texts, coins, and visual materials. As we will see, this is a complex process. You will also notice that these sources do not tell the entire story. देखिए हर चैप्टर में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि उसकी टाइमलाइन क्या है, what are the sources,
हाउ डू वी नो फ्रॉम दीज सोर्सेज, जैसे पहले फॉर द हरप्पन सिविलाइजेशन वी रेड दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, द मटेरियल एविडेंस इज द प्राइमरी सोर्स, जिससे हमें अब कुछ पता चला है. लिटरेरी एविडेंस हैज़ नॉट बीन ऑफ मच यूज़ बिकॉज हम लोग अभी तक स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो सोर्सेज है, अब देखिए चेंज है. यहाँ पर कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल तो है, मेगालिथ्स हो गए या फिर कुछ बाकी विजुअल मटेरियल तो हो गया, स्टैचूज हो गई या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए. इसके साथ साथ नाउ द एडिशन इज आर द इंस्क्रिप्शंस एंड द टेक्स्ट, क्योंकि अब हम लोग स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाए हैं. ओके, सो दिस सोर्स में एक एडिशन हो गया है एंड एडिशन फॉर द गुड बिकॉज इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट से हमें बहुत कुछ पता चलता है. ओके, तो ये 4 डेवलपमेंट्स हमने जो इस पैराग्राफ में यहाँ पर पढ़े, ये तो हमने पढ़ ही लिए. इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स. देखिए, हरप्पन सिविलाइजेशन तक हमारे पास कोई क्लू नहीं था कि वो क्या कैसी सिटीज़ थी, कि स्टेट्स थी, कि एम्पायर्स था, कि कोई रूलर था कि नहीं था, वी डोंट नो. यहाँ तक फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स वी हैव एविडेंस कि अब स्टेट्स का इमर्जेंस शुरू हो चुका है. अब छोटे छोटे एरियाज़ में रूलर्स हैं, उन रूलर्स के अंडर उनकी पूरी पीपल अपना काम कर रहे हैं. तो एक चीफ है या एक रूलर है जिसके अंडर सब कुछ काम हो रहा है. तो ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी थी. एंड इसके अलावा और सिग्निफिकेंट चेंजेस आई थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ऑर्गेनाइज कर दिया गया था. देखिए, पहले एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस हो रहा था, जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा था हरप्पन सिविलाइजेशन तक, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं था. कैसे? बिकॉज मेन पार्ट उसका जो था वो सब्सिस्टेंस के ऊपर था. दे वर ग्रोइंग द फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन. ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा हमें ट्रेड या फिर इन बिजनेस इन कमर्शियल ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ उसका देखने को नहीं मिलता है. नाउ आते आते एग्रीकल्चर को इस तरीके से प्रोड्यूस करा था बहुत मैसिव स्केल पे एंड सेटलमेंट्स होने लगे थे. सो अब क्योंकि एक स्टेट फॉर्म होने लगा था, एक रूलर है, एक एग्रीकल्चर सेटलमेंट है, लोग रह रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. सो अब धीरे धीरे करके लोग जो है वो बाकी डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ों में अपना शिफ्ट करते जा रहे हैं अपनी ऑक्यूपेशंस को. भले ही हरप्पन के टाइम पर था बट नाउ द लेवल हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, सो ये चेंजेस कुछ हमें देखने को मिलते हैं विच ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग. दिस इज़ एन इंस्क्रिप्शन, सांची मध्य प्रदेश 2nd century BCE. ओके, 2nd century BC से आप ये इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं, द स्क्रिप्ट देख सकते हैं जिसको डिसाइफर कर लिया गया है. ओके, Princeps and Piyadasi. Okay, some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in the 1830s. Epigraphy क्या होता है? It is the study of inscriptions. Okay, तो एक बहुत ही momentous सा development हुआ था 1830s में. What was it? This was when James Prinsep, okay, an officer of the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharosthi, 2 scripts used in the earliest inscriptions and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi, meaning pleasant to behold. There were a few inscriptions which also referred to the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from the Buddhist texts. तो यहाँ पर आप देख सकते हो there has been a development. देखिए, हरप्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं करा गया है, नहीं कर पाए हैं. सो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लिमिट हो गए. वी डोंट नो वट हाफ द थिंग्स मीन, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए. 1830s में, मोर प्रिसाइजली 1838 में, जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, ही फाइनली डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती. दीज आर अदर 2 स्क्रिप्ट्स जो कि अर्लीस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिल जाती है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन. एंड हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें जो पता है कि इंस्क्रिप्शंस बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो थी उसमें सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन में एट मोस्ट 26 साइंस थे, राइट. तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में
जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी ब्राह्मी एंड खरोस थी, उसको जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर कर लिया, विच वॉज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, बिकॉज उस वजह से मैनी मतलब बहुत ज़्यादा नई एविडेंस जो है वो हमारे सामने आई है. एंड उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करके देयर वाज फाउंड, जेम्स प्रिंसेप ने ये ढूंढा कि देयर वाज अ किंग हु वाज मेंशन टू एज पियदसी. पियदसी मतलब उसका नाम नहीं, पियदसी इज द टाइटल. ओके, पियदसी उनका टाइटल है, which meant pleasant to behold. And king another name is king Ashoka, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो ऑलरेडी डिसाइफर कर चुके थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका का मेंशन बहुत होता है. तो अशोका एंड अ किंग रिफर टू एज पियदसी, ये दो चीज़ें उससे पता चली. This gave a new direction to investigations into early Indian political history, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent. तो इन टेक्स्ट का यूज़ करके आज हमें जितना भी पता है ना कि ये गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ऑल दीज डायनेस्टीज़ के बारे में हमें इन स्क्रिप्ट्स की वजह से ही पता चला है. As a result, the broad contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. तो early decades of 20th century का मतलब है 1910, 1920. देखिए 1830s में उसने वो स्क्रिप्ट डिसाइफर करी थी. So within a span of 50-70 years पूरी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया था, एंड हमने ये मेजर डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया था on the basis of the text. Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments. It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. तो अब हम लोग उनकी हिस्ट्रीज को वापस से कंस्ट्रक्ट करने लगे थे. उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, हाउ वर द पॉलिसीज एंड हु वाज द रूलर, हाउ डिड ही रूल, व्हाट वाज द रोल ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड किस तरीके से पूरी सोसाइटी रन होती थी, रूलर का काम क्या था, कहाँ तक था, कितना लिमिटेड था, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो चीज़ें हमें पता लगने लगी थी कि अच्छा रूलर का लिंक इससे था, वो ये कर सकता था, एंड ऑल दीज थिंग्स. Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal, or pottery. They usually record the achievements, activities, or ideas of those who commissioned them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. तो inscriptions जो है वो stone, hard surfaces, metal वगैरह पर लिखी जाती थी. देखिए inscriptions and manuscripts are the same thing. दोनों ही writing होती है, ओके, दोनों में written material होता है, दोनों ही. बट वॉट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इंस्क्रिप्शंस जो है वो हार्ड मटेरियल पे लिखी जाती है, स्टोन पे, मेटल पे, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो पेपर पर लिखी जाती है, क्लॉथ पर लिखी जाती है, फ्रेजाइल मटेरियल्स पर लिखी जाती है. ओके, तो उसमें जिन्होंने डोनेशंस करे होंगे या उनकी प्रेज, उनके टाइटल, उनका नाम, उनकी फैमिली का नाम, किंग के बारे में उसके में भी प्रेज या उनकी एक्सप्लॉइट्स है, ये सब चीज़ें जो है उस पर लेके हमें मिल जाती है इंस्क्रिप्शंस पे. Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates. क्योंकि क्यों ये परमानेंट है? देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो फ्रेजाइल मटेरियल पर लिखी जाती है, सो दे आर वेरी इजीली पेरिशेबल. बहुत जल्दी वो पेरिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. इंस्क्रिप्शंस बिकॉज दे वर रिटन ऑन हार्ड मटेरियल, स्टोन, मेटल वगैरह जैसे सर्फेसिस पर लिखी जाती थी, तो दे हैव सर्वाइव्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दैट इज़ वाई दे आर मोर परमानेंट रिकॉर्ड्स. इसी वजह से इतने सालों बाद, okay, it's been like 2500 years, 2000 years, even after that वो inscriptions intact है, and मतलब not exactly intact है, but still बहुत यूज़ में हम उसको ले सकते हैं. और बहुत सारे inscriptions में तो dates भी लिखी हुई है. Others are dated on the basis of paleography or the styles of writing with a fair amount of precision. For instance, in circa 250 BCE, the letter A was written like this. Okay, ये ऐसे लिखा जाता था लेटर ए को 250 BC में. बाय circa 500 CE it was written like this. ये देखिए, can you see the change? The letter A. The earliest inscriptions were in Prakrit, a name for languages used by ordinary people. Names of rulers such as Ajatasattu and Ashoka, known from Prakrit texts and inscriptions, have been spelt in their Prakrit forms in the chapter. You will also find that terms in language such as Pali,
Tamil and Sanskrit, which two were used to write inscriptions and texts. It is possible that people spoke in other languages as well, used though these were not used for writing. Okay, तो प्राकृत बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी फॉर स्पीकिंग ऑल्सो, फॉर राइटिंग ऑल्सो. तमिल, संस्कृत, पाली भी यूज़ की जाती थी, अदर लैंग्वेजेस भी थी. वो इतनी ज़्यादा ज़्यादातर वो राइटिंग के लिए यूज़ की जाती थी, बोलने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा. सो ये सारी लैंग्वेजेस है जिसमें हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे. चैप्टर में जो हम किंग्स का नाम पढ़ें, अशोका या अजातशत्रु, ये सारे प्राकृत टर्म्स के अकॉर्डिंग है. तो प्राकृत लैंग्वेज में जैसे उनको स्पेल किया गया है उसी तरीके से हम इस चैप्टर में यहाँ पर स्पेल करेंगे. जनपद मीन्स द अर्लीस्ट स्टेट्स. The 16 Mahajanpads. The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention, amongst other things, 16 states known as Mahajanpads. क्या क्या changes हुए? Early states 1 and cities. Second, the growing use of iron. Third, the development of coinage. And the fourth is growth of systems like Buddhism and Jainism. Okay? हमें यहाँ पर बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में हमें महाजनपद्स भी बार बार मेंशन मिलते हैं. महाजनपद्स आर द 16 states. Although the lists vary, some names such as Vaji, Magadh, Koshal, Kuru, Panchala, Gandhar and Avanti occur frequently. तो जो 16 स्टेट्स का मेंशन किया गया है उनके नाम तो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग है, लेकिन कुछ नाम जैसे वाजी, मगध, कोशला, कुरु एंड पंचल, गांधार एंड अवंती, ये का नाम जो है वो बहुत ही कॉमन है, इसलिए फ्रीक्वेंटली अकरिंग है. तो हम लोग स्पेकुलेट करें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद्स होंगे, बड़े होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे. While most Mahajanpads were ruled by kings, some known as Ganas or Sanghas were oligarchies, where power was shared by a number of men, often collectively called Rajas. Both Mahavira and the Buddha belonged to such Ganas. तो देखिए, ज़्यादातर महाजनपद थे, उनका एक सिंगल रूलर था, किंग था जो उसको रूल करता था, लेकिन ऐसे और महाजनपद थे जो कि गणास रूल करते थे. मतलब देयर वाज अ ग्रुप, कुछ मैन एक साथ आते थे एंड दे वुड रूल, एंड उन सभी को राजा बुलाया जाता था. ओके, सो दे वुड रूल टुगेदर कलेक्टिवली and they were called as oligarchies, ganas or sanghas. Okay, belong to such ganas. In some instances, as जैसे महावीरा, बुद्धा, both of them belong to such ganas. ऐसे महाजनपद्स को belong करते थे जो कि ganas rule करते थे. Okay. In some instances, as in the case of the Vaji Sangha, the Rajas probably controlled resources such as land collectively. Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of resources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि वाजी भी एक संघ, एक गणा के द्वारा रूल किया जाता था. एंड क्योंकि भले ही मतलब वाजी संघ के बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, कम सोर्सेज हैं उसके, बट इतना हमें पता है कि जो भी राजास थे वो पूरा लैंड भी वही कंट्रोल करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंडर में होता था. एंड ये स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1,000 years तक चले, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना, ओके, जन, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फूड. तो जनपद, पद मीन्स फुट, तो जहाँ पर पीपल ने अपना फुट रख दिया, मतलब कहने का मतलब है कि वेयर द पीपल वुड सेटल. ओके, इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत. जनपद इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत language. Each Mahajanpad had a capital city which was often fortified. Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. From circa 6th century BCE onwards, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the Dharma Sutras. तो देखिए, ये हर महाजनपद जो था वो एक फोर्टिफाइड थी. ओके, एंड उनकी एक कैपिटल सिटी थी जो भी फोर्टिफाइड थी, फोर्टिफिकेशन था. ओके, कैपिटल सिटी जो था और बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वहीं कंट्रोल होता था, ऑफकोर्स पूरा सेंटर होता था वो. और यहाँ पर आर्मीज मिलती थी, ब्यूरोक्रेसीज थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री थी, ये सारे प्रोसेसेस वर ऑलरेडी इन प्ले. तो हम देख सकते हैं किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है. आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, एक रूलर है, लोग है, सब्जेक्ट्स हैं,
एंड किंग्स हैं वो लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स. सिक्स सेंचुरी BCE से धर्म सूत्रास जो थे उनका कंपोजिशन भी शुरू हो चुका था. ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज किया था, धर्म सूत्रास. ओके, these laid down the norms for rulers as well as for social categories who were ideally expected to be kshatriyas. तो जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से उस टाइम पर धर्म सूत्रास होते थे जिसमें लिखे होता था कि रूलर्स को किस तरीके से रूल करना है, या डिफरेंट सोशल कैटेगरीज है, जैसे कि इफ़ यू आर अ मैन तो आपको ऐसे आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. इफ़ यू आर अ वुमेन यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस. ये सारी चीज़ें जो थी वो it was written down in Dharma Sutras. Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans. Were resources also procured from pastoralists and forest people? We do not really know. What we do know is that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. तो एक नॉर्म जो हमें धर्म सूत्रास में मिलता है वो कि रूलर्स को जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, आर्टिसंस वगैरह से उनको ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ मे बी ए टैक्स जैसा कुछ कलेक्ट करना है, एंड उनको ट्रिब्यूट्स मिलना चाहिए राजा को जो रूलर होता था. रेट्स जो थी वो भी एक लेजिटिमेट सोर्स थी, मतलब आप जा रहे हो, आप लूट के दूसरे एरिया से, जनपद से अक्वायर कर लिया वेल्थ को, तो दैट वाज अ लेजिटिमेट सोर्स. इलेजिटिमेट वो नहीं था. Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia recruited more often than not from the peasantry. तो फिर धीरे धीरे करके जब रेड्स जैसी चीज़ आने लगी तो फिर लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न होने लगा कि यार हमें आर्मीज़ मेंटेन करना चाहिए ताकि इफ़ समबडी रेड्स अस तो हम उनको अपने आप को डिफेंड कर पाए, उनसे फाइट कर पाए. तो स्टैंडिंग आर्मीज़ जो है वो शुरू होने लगी, लेकिन मोस्टली उस टाइम पे मिलिशिया के ऊपर डिपेंड होते थे. मिलिशिया मीन्स एक बहुत फॉर्मल आर्मी नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है बहुत फॉर्मली. ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं, जो मतलब पेजेंट्री होती है, उन्हीं में से सिलेक्ट करके और फिर उसको फाइट करने के लिए भेज दिया जाता था. दे वर नॉट पर्टिकुलरली ट्रेन्ड और एक्सपर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं. विच वर द एरियाज वेयर स्टेट्स एंड सिटीज़ वर मोस्ट डेंसली क्लस्टर्ड. ये देखिए, दिस इज़ अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. ये जो आपको इसमें कैपिटल में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द महाजनपद्स, एंड ये जो स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द कैपिटल सिटीज़. देखिए, कंबोज, गांधार. जैसे कंबोज की कैपिटल सिटी थी पुष्कलावती, गांधार की कैपिटल सिटी थी तक्षशिला. ओके, शूरसेना, मत्स्य, अवंती की मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल सिटी थी उज्जैनी. अश्मक, दिस इज़ वत्स. काशी की मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल सिटी थी वाराणसी. मगध, वंगा, अंगा, मल्ला. तो ये सारी जो थी वो महाजनपद के नाम थे एंड ये उनकी कैपिटल सिटी थी. देखिए, महाजनपद मतलब ये नहीं कि वो सत्ता सा, महाजनपद मतलब एरिया. जैसे ये पूरा एरिया जो है वो पांचाल हो गया, ये पूरा एरिया जो है वो कंबोज हो गया. ओके, oligarchy refers to a form of government where power is exercised by a group of men. The Roman Republic, about which you read last year, was an oligarchy in spite of its name. तो oligarchy सिंपल मतलब पावर जो है वो शेयर करी जाती थी लोगों के बीच में. ओके, there were many people who ruled together. First amongst the 16, Magad. Between the 6th and the 4th centuries BCE, Magad in present-day Bihar became the most powerful Mahajanpad. Modern historians increase their development in a variety of ways. क्यों वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया, उसके रीज़न हिस्टोरियंस क्या क्या देते हैं. मगध was a region where agriculture was specially productive. एग्रीकल्चर वो था क्योंकि देखिए बिहार एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा है मगध इज़ हियर, सो यू कैन सी कितनी सारी रिवर्स फ्लो करिए तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा ही सही. सॉइल वॉज वेरी नाइस एंड प्रोडक्टिव. ओके, बिसाइड्स आयरन माइंस, आज भी बिहार झारखंड वाले एरिया में हमें बहुत सारी आयरन माइंस देखने को मिली जाती है. सो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स था ये. आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. एलिफेंट्स, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आर्मी, वर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन. तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट्स भी मिल गए. आयरन का आयरन बहुत अच्छी तरीके से अबंडेंस में अवेलेबल था. Agriculture was very good. गंगा और उसकी tributaries provided a means of cheap and convenient communication.
तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था और चीप था, क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, तो क्विकली उससे ट्रैवल किया जा सकता था। ये तो है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दिस वाज द रीज़न कि मगध वाज द मोस्ट पावरफुल। बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट एक अलग कहानी बताते हैं। दे से दैट मगध's पावर वाज एट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो राजा मगध में रूल करते थे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी रूथलेस और एम्बिशियस किंग्स, कि कितना कुछ भी हो जाए उन्हें पावर चाहिए, मतलब चाहिए, उनकी पॉलिसीज़, कौन से राजा थे वो, बिम्बिसरा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से मगध जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ था। सो दिस इज़ अ डिफरेंस, एंड देयर बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हैड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़। तो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये रूलर्स की वजह से था कि मगध इतना पावरफुल था, एंड आज के अर्ली प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस की वजह से मगध इन रीजन्स की वजह से पावरफुल था, आयरन माइंस एंड एलिफेंट्स एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। Initially, Rajgah, the Prakrit name for present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad. Interestingly, the old name means house of king. Rajgah. Raj means Raja, king, and Gah means home. तो Rajgah means the house of king. वो जो था वो मगध का सबसे पहले कैपिटल था, एंड प्रेजेंट डे राजगह को राजगीर बोला जाता है. इट्स इन बिहार. Rajgah was a fortified settlement located amongst hills. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to Pataliputra, which is present-day Patna, commanding routes of communication along the Ganga. तो फिर राजगह या राजगीर जो आज प्रेजेंट डे में उसको बोला जाता है, उससे शिफ्ट होके कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी पाटलिपुत्र में, जिसको आज हम बोलते हैं पटना, विच इज़ अगेन टुडे द कैपिटल ऑफ बिहार. ओके, तो ये हमने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बिकॉज इट वॉज मोर क्लोजर टू द गंगा. देखिए यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट राजगीर. ये वॉल्स क्यों बिल्ड करी गई थी, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, कि हमने पढ़ा है रेड्स वर अ लेजिटिमेट सोर्स, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वॉल्स वर बिल्ड, एक अपने पावर के लिए. फोर्टिफिकेशन वाज कॉमन. एम्पायर गाइस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एंड इसके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले जाकर देख लीजिए, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस and then it would be more clear. Okay. An early empire. The growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who founded the empire, extended control as far as northwest as Afghanistan and Baluchistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, which is present-day coastal Orissa. देखिए, हम मगध के बारे में पढ़ चुके कि इट वॉज द मोस्ट पावरफुल जनपद, एंड कैसे था, क्यों था, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस एम्पायर को ढूंढा था, मौर्यन एम्पायर को, इन circa 321 BCE, उन्होंने अफ़गानिस्तान, बालूचिस्तान तक अपना कंट्रोल कर लिया था. एंड उनके ग्रैंडसन अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन ने तो कलिंगा, जो कि आज प्रेजेंट है उड़ीसा में. तो कैन यू इमेजिन द स्पैन, द वास्ट स्पैन, जहाँ तक पूरा एम्पायर फैला हुआ था. आई मीन फ्रॉम उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान वाले रीजन तक, विच कवर्स ऑल द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कवर हो जाता है. Finding out about the Mauryas. Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. What are these sources? These include archaeological finds, especially sculptures. Also valuable are contemporary works such as the account of Megasthenes, a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya, which survives in fragments. Another source that is often used is the Arthashastra, part of which were probably composed by Kautilya or Chanakya, traditionally believed to be the minister of Chandragupta Maurya. तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक मिनिस्टर थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र को कंपोज किया था, which is well known even today. इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स तो है ही सही, स्कल्पचर्स है, स्ट्रक्चर्स है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है. इसके अलावा एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, जिनका नाम था मेगिस्थीन्स, एंड इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्यन एम्पायर के ऊपर में काफ़ी अकाउंट्स लिखे हैं, जो कि आज भले फ्रेगमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, बट स्टिल वी नो बहुत कुछ हमें उन अकाउंट्स के थ्रू पता चला है.
चाणक्य का एक और नाम था कौटिल्य, विच वी आर नॉट रियली श्योर कि ये अलग पीपल थे या फिर एक ही इंसान था कौटिल्य एंड चाणक्य. सो बट यस. Besides, the Mauryas are mentioned in the later Buddhist, Jaina and Puranic literature as well as in Sanskrit literary works. While these are useful, the inscriptions of Ashoka, which are dated this on rocks and pillars, are often regarded as amongst the most valuable sources. तो देखिए बहुत सारे sources हैं हमारे पास मौर्यन एम्पायर के लिए. अभी तक मेगास्थीन्स हो गया, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गए, अर्थशास्त्र हो गया, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पुरानिक लिटरेचर, संस्कृत वर्क्स, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो उन्होंने लिखे हैं, ऑल दीज थिंग्स. Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. तो सबसे पहला ruler to have produced inscriptions was Ashoka. उसके अंडर में ही सबसे पहली बार स्टोन सर्फेसिस पे हमें राइटिंग्स मिलती है. तो अशोका ने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे टू गिव इट एज अ मैसेज टू द कॉमन पीपल, हिज सब्जेक्ट्स. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be Dhamma. This included respect towards elders, generosity towards Brahmins and those who renounced worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religious and traditions other than one's own. तो अशोका जो है वो अपने धम्मा के मैसेजेस इन इंस्क्रिप्शंस पे अनाउंस करते थे. एंड व्हाट इज़ दिस धम्मा? कि आप बड़ों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, आपसे जो छोटे हैं स्लेव्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप ब्राह्मण्स की तरफ जेनरस हो, और आपका जो कल्चर है, आपका ट्रेडिशन, आपका रिलीजन है, उसको उसके अलावा बाकियों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो. ओके ऐसा नहीं कि आप बाकियों को निगलेक्ट कर रहे हो या उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. तो दिस वाज ऑल व्हाट अशोका थॉट टू बी धम्मा. Languages and scripts. Most Ashokan inscriptions were in the Prakrit language, while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो तो प्राकृत लैंग्वेज में थे, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेजेस हमें पता ही है, हमने पहले देख पढ़ा है इंस्क्रिप्शंस में. नॉर्थ वेस्ट में यानी कि अफगानिस्तान वाले एरिया में अरमाइक एंड ग्रीक ज़्यादा यूज़ की जाती थी. प्राकृत इंस्क्रिप्शंस जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे. इफ़ यू रिमेंबर, ब्राह्मी एंड द खरोस्ती वर द टू स्क्रिप्ट्स जिसको जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था. देखिए लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट. देवनागरी इज़ द स्क्रिप्ट एंड हिंदी इज़ द लैंग्वेज इन विच द इट इज़ रिटन. तो एक लैंग्वेज एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. द अरमाइक एंड सम इन नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोस्ती. द अरमाइक एंड ग्रीक इंस्क्रिप्शंस आर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान. ये आप लायन कैपिटल सी दिस फिगर. ओके, why is the lion capital considered important today? Okay guys, you have to tell me this in the comment section. Please let me know कि ये lion capital की आज क्या significance है. Let's see who knows. चलिए, administering the empire. There were 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial centers of Takshila, Ujjaini, Tosali and Suvarnagiri, all mentioned in Ashokan inscriptions. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था, बिकॉज इट वाज नॉट इजी. बहुत बड़ा एंड वास्ट एम्पायर था. ओके, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, और वो सेंटर्स थे पाटलिपुत्र विच वाज ऑफ कोर्स द कैपिटल, एंड प्रोविंशियल सेंटर्स और बाकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे तक्षशिला, उज्जैनी विच इज़ उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णगिरी. ये सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इसका मेंशन दिख जाता है. If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere, from present-day northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand. तो इसका मतलब पूरे एम्पायर में हो सकता है कि एक वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, तभी पूरे एम्पायर में एक जैसे मैसेजेस हमें हर जगह मिलते हैं. Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. The region included within the empire was just too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Orissa. आप देख सकते हैं, कैन यू इमेजिन? ये देखिए, ओडिशा इज समवेयर हियर. तो यहाँ से लेकर ये पूरे एरिया से लेकर यहाँ से, दिस वाज ऑल अंडर वन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, विच वाज अ वेरी बिग एंड वास्ट एम्पायर. तो हिस्टोरियंस को लगता है कि यार पूरे एरिया में एक ही रूल होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो इतना डाइवर्स था. बट स्टिल हम डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज एक जैसे मैसेज, एक जैसे इंस्क्रिप्शंस हर जगह हमें मिले हैं. ओके, सो ये मैप आप देखिए.
दिस मैप, दीज आर द मेजर रॉक इडिक्ट्स. यहाँ पर हमें रॉक के ऊपर इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले, रॉक इडिक्ट्स मिले हैं, माइनर रॉक इडिक्ट्स एंड द पिलर इंस्क्रिप्शंस. ओके, ये आप देख सकते हैं. एंड ये मैप इम्पोर्टेंट है. ये सब गिरनार, कांदाहार एंड तक्षशिला, ऑल दिस सारनाथ, कौशाम्बी, बैराट, तोपड़ा, मीरठ, ये सारी चीज़ें आपको मैप में मार्क करने को आएगी. सो देखिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है. बेसिकली अगर आपको पॉलिटिकल मैप आपकी इंडिया का पता है तो मैप वुड बी मच ईजियर, बिकॉज आप क्विकली हर एक लोकेशन को स्टेट में पॉइंट आउट कर पाएंगे. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप थोड़ा सा भी स्टेट में अगर आपने करेक्ट मार्क कर दिया, इट्स स्टिल कंसिडरेबल. ओके, जैसे गिरनार गुजरात में है तो आपने यहाँ के बजाय यहाँ पर भी मार्क कर दिया इसको, सो इट वोंट बी कंसिडर्ड रॉन्ग. ओके, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आप स्टेट्स याद करिए एंड ये देखिए कि कौन सी लोकेशन कौन सी स्टेट में है. इट विल बी मच ईजियर, बिलीव मी. It is likely that administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. These centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini being situated on important long-distance trade routes, while Suvarnagiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for tapping gold mines of Karnataka. अब देखिए, कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्रा, वो भी एक स्ट्रैटेजिक उसकी वजह से चूज़ की गई थी. इट वॉज अ कैपिटल फॉर अ रीज़न. जो हमने प्रोविंशियल सेंटर्स पढ़े हैं वो भी उसके वजह से चूज़ की गई थी, बिकॉज उनकी इम्पोर्टेंस थी, उनका सिग्निफिकेंस था. जैसे कि उज्जैनी थी, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट. जैसे किसी को भी आना होगा तो वो यहाँ से आएगा एंड यहाँ से जाएगा. सो या फिर इट वाज ऑन द क्रॉस रोड्स. ये देखिए यहाँ से, तो ये उज्जैनी एक सेंटर में पड़ती है, इस वजह से उज्जैनी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट. इसी तरीके से तक्षशिला जो कि यहाँ पर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट था. तो इसलिए इनको चूज़ किया गया था ताकि ये वेल्दी रहे, ये सेंटर्स इंपॉर्टेंट रहे. यहाँ पे बहुत हसल बसल भी थी, तो यहाँ पर जो रूल था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ओके, सुवर्णगिरी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज यहाँ पे गोल्ड माइंस के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस थी. कर्नाटका में जो गोल्ड माइंस उसको एक्सेस करने के लिए तो सुवर्णगिरी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी. गोल्ड उस वक्त भी बहुत प्रेशियस था. Communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire. Transportation का आज भी import export important है ही सही. Journeys from the center to the provinces could have taken weeks if not months. देखिए उस टाइम पे ऐसे cars and bikes नहीं होती थी. You don't know right? Carts होती थी, horses होते थे, उन्हीं के थ्रू travel किया जाता था. So जो journey होती थी, it would take बहुत time लगता था इन journeys को complete होने में. This meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. It is obvious that the army was an important means for ensuring the latter. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. तो एक मेगास्थीन्स 6 कमिटीज़ मेंशन करता है, उसमें फिर मतलब एक कमिटी मेंशन करता है, उसके अंदर 6 सब कमिटीज़ हैं, उनका क्या क्या रोल था वो मेगास्थीन्स मेंशन करता है. ये मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे कि एक सब कमिटी looked after the navy, the second managed transport and provisions, third was responsible for foot soldiers, fourth for horses, fifth for chariots and the sixth for elephants. The activities of the second subcommittee were rather varied, arranging for bullock carts to carry equipment, procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. तो एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर हमें विजिबल है कि मिलिट्री में भी आज भी होता है. जनरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, फुट सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो आज भी जैसे उस टाइम पर भी एक कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर 6 सब कमिटीज़ थी. हर सब कमेटी का एक अपना डिफाइंड रोल था, किसको क्या करना है. तो कितनी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हमें यहाँ पर दिखना है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इट वॉज ऑल प्लान्ड एंड प्रॉपर. अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा. तो मतलब आर्मी का यूज़ करते थे, प्रोविंशियल सेंटर्स तो यूज़ में लेती थे, वेल्थ एंड पावर उस तरीके से दिखाती थी. इसके अलावा धम्मा वॉज वन थिंग जिसका अशोका बहुत यूज़ करता था टू कंट्रोल हिज एम्पायर. द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल. This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. Special officers known as Dhamma Mahamatta were appointed. तो अशोका जो थे वो धम्मा महामत्ता को अपॉइंट करता था, ये इंश्योर करने के लिए कि धम्मा was being followed and धम्मा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए.
सो हमने यहाँ पर देखा हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग ऑन. Here is an excerpt from the account of Megasthenes. What did the king's official did? Of the great officers of state, some superintended the rivers, measure the land as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into their branches, so that everyone may have an equal supply of it. The same persons have charge also of the huntsmen and are entrusted with the power of rewarding or punishing them according to their deserts. They collect the taxes and superintend the occupations connected with land as those of the woodcutters, the carpenters, the blacksmiths and the miners. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी properly defined role था हर किसी का. Why were officials appointed to supervise these occupational groups? क्यों? देखिए ग्रुप्स थे, उनके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए थे सुपरिटेंड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए. क्यों था? ऑफ कोर्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, कि अगर कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसका सुपरवाइज़र इंश्योर करे, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उनका सुपरवाइज़र. तो एक पूरा हायरार्की चल रही थी विच वुड इंश्योर एवरीथिंग प्रॉपरली, कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रॉपर. हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर? When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the modern empire was regarded as a major landmark. India was then under colonial rule and was a part of the British Empire. 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be examples of the spectacular art typical of empires. तो जब ये इस एम्पायर के बारे में डिस्कवरी हुई थी, तब इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल एंड इस एम्पायर की डिस्कवरी वाज अ मेजर लैंडमार्क. एक नया एम्पायर मिला था, इसके आर्ट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तो चैलेंजिंग था, एक्साइटिंग था. हाउ वाज इट रूल्ड, उसके बारे में और पता करना. सो दिस वाज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ एंड वेरी एक्साइटिंग. जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें इस एम्पायर के बारे में मिल रही थी, एंड इसका आर्ट बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अच्छा. जैसे हम लायन कैपिटल है, बहुत सारे स्कल्पचर्स एंड आर्ट जो इस टाइम के मौर्यन डायनेस्टी की है, पिलर्स, उनके इंस्क्रिप्शंस, एवरीथिंग दे वर वेरी टिपिकल, ठीक है, एम्पायर्स के लिए. Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. तो अशोकन inscriptions जो थे वो बाकी रूलर्स के inscription से कैसे रखते हैं? बाकी रूलर्स खुद पे खुद बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम के आगे ऐड करते थे एंड लिख लेते थे. अशोका ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं था. उनके इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि ही वॉज मोर हम्बल, मोर पावरफुल, मोर इंडस्ट्रियस. तो वन ऑफ द मोस्ट लाइक सक्सेसफुल रूलर्स इन द इंडियन हिस्ट्री कैन बी कंसिडर्ड अशोका. So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. आप देख सकते हैं कि 20th century में जो nationalist leaders थे वो तक अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के थ्रू व्यू करते थे. Yet how important was the Mauryan Empire? कितना पावरफुल था, कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए मौर्यन एम्पायर जो था वो 150 ईयर्स तक लास्ट करा, जो कि बहुत लंबा स्पैन ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इनके जो बाकी कंटेम्प्रेरी से चोलास, पांड्यास वगैरह, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने अपना रूल करा है. ओके, इफ़ यू लुक एट मैप 2 यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द इंटायर सब कॉन्टिनेंट. पूरा सब कॉन्टिनेंट भी नहीं था. जो पिंक एरिया था यहाँ पर मैप 2 में, ये देखिए, ये एरिया ही ज़्यादातर जो था वो था. एंड ऑल्सो even within the frontiers of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BC, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. तो यहाँ जैसे साउथ में चोलास, पांड्यास वगैरह भी ज़्यादा पावरफुल होने लगे, इमर्ज होने लगे, न्यू किंगडम्स इमर्ज होने लगे. तो इतना पावरफुल नहीं, मतलब भले ही अशोका वॉज अ वेरी गुड रूलर, वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स रिगार्डेड, बट मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं था. 150 ईयर्स विच इज शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अदर एम्पायर्स. एंड इसकी वजह से मतलब उनका रूल जो था वो इतना भी यूनिफॉर्म नहीं था, पूरे एम्पायर में भी नहीं था. सो येस, उसकी अपनी प्रोज कॉन्स या उसके अपने वो थे, बट स्टिल मौर्यन एम्पायर की डिस्कवरी वॉज अ मेजर लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री. न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. देखिए
Chiefs and kings in the south. The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandyas in Tamilakam, the name of the ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh and Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. तो अब हमने देखा कि मॉडर्न एम्पायर वाज देयर फॉर अबाउट 150 years एंड धीरे धीरे करके फिर वो डिक्लाइन होता गया. इट लॉस्ट इट्स कंट्रोल. न्यू chiefdoms and kingdoms emerge होने लग गए. And the new chiefdoms that emerged were in the Deccan, that were the chiefdoms of Cholas, Cheras, and Pandyas in Tamilkam. Of course, Tamilkam, which is the present day Tamil Nadu. ओके जिसमें आज उस टाइम पर जो तमिलकम होता था उसमें आंध्र प्रदेश केरला के पार्ट्स भी होते थे. एंड ये बहुत ही स्टेबल भी थे, प्रॉस्परस भी थे. सो जो ये चेरास, चोलास, पांड्यास के जो किंगडम्स है फिर ये थोड़े धीरे धीरे करके रिप्लेस करते गए. Chiefs and chiefdoms. A chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary. He derives support from his kinfolk. His functions may include performing special rituals, leadership in warfare, and arbitrating disputes. He receives gifts from his subordinates, unlike kings who usually collect taxes and often distributes these amongst his supporters. Generally, there are no regular armies and officials in chiefdoms. So, आप compare कर सकते हो what is the difference between a king and a chief. एक चीफ का पोजीशन हेरिडिटरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये टैक्सेस वगैरह कलेक्ट नहीं करते. जो भी चीफ्स को मिलता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स मिलता है, उसको भी वो चीफ्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अमंग द सपोर्टर्स. एंड कोई रेगुलर ऐसी आर्मीज़ नहीं होती, कोई ऑफिशियल्स नहीं होते हैं चीफ टर्म्स में, मतलब चीफ्स का जो एरिया होता है. We know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam text contain poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. हमने अभी तक देखा कि मॉडर्न्स के क्या क्या सोर्सेज थे मॉडर्न डायनेस्टी को कंस्ट्रक्ट करने में. ऐसे ही ये जो नए किंगडम्स और चीफडम्स हुए थे, न्यू नोशंस ऑफ ये जो किंगशिप थी, इसको कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज थे, तो वो एक तमिल संगम टेक्स्ट से हमें मिलते हैं. Many chiefs and kings, including the Satavahanas, who ruled over parts of western and central India, 2nd century BCE to 2nd century CE, and the Shakas, a people of Central Asian origin, who established kingdoms in the northwestern and western parts of the subcontinent. The Shakas जो थे वो Central Asian origin के थे. They were from not Indians originally, मतलब native Indians नहीं थे, but they established control in the northwestern parts of Afghanistan, Pakistan, and western parts of the subcontinent also. And they derived revenues from long distance trades. Their social origins were often obscure, but as we will see in the case of the Satavahanas, once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of ways. तो मतलब उनके सोशल ओरिजिन्स जो थे कि वो कहाँ से थे, वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते थे, इट इज़ नॉट वेरी वेल नोन. एंड बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एकदम लेजिटिमेट रूल नहीं था कि जैसे कि डायनेस्टिक रूल नहीं था. लेकिन एक बार उनके पास पावर आने लग गई, देन ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर, उनका कंट्रोल, एंड देन इट देयर वाज अ वे कि वो लेजिटिमाइज हो गया. कैप्चरिंग द एलिफेंट्स फॉर द आर्मी. ये अर्थशास्त्र में देर आर माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट्स. दिस पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स को कैप्चर करने के लिए देर आर माइन्यूट डिटेल्स अबाउट हाउ टू गो अबाउट द प्रोसेस, मीन्स कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल लेड आउट, वेल प्लान्ड. हर डिटेल को कंसिडरेशन में लेकर द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बीइंग डन. The guards of elephant forest assisted by those who rear elephants. देखिए पूरे सोर्स का एक ही मतलब है, टू शो द वेल इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरा के पूरा एम्पायर रन हो रहा था. ऐसा वेग नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि द रूलर इज डूइंग वट एवर इट ही और शी वॉन्ट्स टू डू. तो मतलब ये है कि देयर वाज एवरीथिंग वाज प्रॉपरली प्लान्ड. By those who rear elephants, those who enchain the legs of elephants, those who guard the boundaries, those who live in forest, as well as by those who nurse elephants, shall, with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones, trace the whereabouts of the herds of elephants by following the course of urine and dung left by the elephants. According to Greek sources, the Mauryan ruler had a standing army of 600,000 foot soldiers, 30,000 cavalry, and 9,000 elephants. Some historians consider these accounts to be exaggerated. 600,000, 30,000, ये थोड़ा some historians think that it is little more way over the line, exaggerated है, इतने होते नहीं थे, but of course we don't know the reality.
If the Greek accounts were true, what kinds of resources do you think the modern ruler would have required to maintain such a large army? देखिए अगर हम गेस कर सकते हैं, of course a lot of money, finances, then cavalry मतलब horses, elephants, then of course bows, arrows, arms and ammunitions, weapons, food sources पूरी soldier को feed करने के लिए, पूरी army को feed करने के लिए. दे हैव टू बी सुपरवाइजर्स जो कि आर्मी के भी छोटे छोटे होते थे, उनके क्लोथ्स वगैरह, उनकी आर्म्स, अम्यूनिशंस, वेपन्स, फूड, फाइनेंस, उनके रहने की जगह, टेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. जब वो बैटल में जाते थे तो द थिंग्स दैट हैव टू बी रेडिली नीडेड, ओके, उनके सेटलमेंट्स के लिए. ऑल दीज थिंग्स मस्ट हैव बीन एंड मैनी मोर थिंग्स. Divine kings. One means of claiming high status was to identify with a variety of deities. This strategy is best exemplified by the Kushanas, 1st century BCE to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to northwest India. Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. Inscriptions और textual traditions से जो कि उनका vast kingdom था, Central Asia से northwest India तक extend करा था कुशानास का kingdom. And कुशाना से हम डिवाइन किंगशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द नोशंस ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर. Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Mat, near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. Some historians feel this indicates that the Kushanas considered themselves godlike. Many Kushana rulers also adopted title Devaputra or son of God, possibly inspired by Chinese rulers who call themselves sons of heaven. तो जो कुशाना रूलर्स के स्टैचूज़, और वो स्टैचूज़ भी ऑर्डिनरी स्टैचूज़ नहीं थे. द स्टैचूज़, द स्कल्पचर शो दैट द रूलर्स वर वेरी मच गॉड लाइक. उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था इन स्कल्पचर्स में, इन स्टैचूज़ में. एंड ऑल्सो द कुशाना रूलर्स कॉल देमसेल्व्स सन्स ऑफ गॉड, देवपुत्र. एंड इट मे हैव बीन डिराइव्ड क्योंकि चाइनीज़ रूलर्स जैसे अपने आप को सन्स ऑफ हेवन बुलाते थे. सो इट मे बी पॉसिबल दैट द कुशाना रूलर्स टू उन्होंने भी कुशाना रूलर्स ने भी यही एक टाइटल अडॉप्ट किया था, देवपुत्र. By the 4th century, there is evidence of larger states including the Gupta Empire. Many of these depended on samantas, men who maintained themselves through local resources including control over land. They offered homage and provided military support to rulers. Powerful samantas could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to the position of subordination. तो samantas होते थे, उनके control of land होता था, उनकी खुद की army होती थी, and वो क्या करते थे, rulers को support करते थे, अपनी military देते थे. तो एक king होता था, तो किंग जो थे वो समंतास की हेल्प से रूल करते थे. अगर समंतास बहुत पावरफुल हो जाए तो ऐसा होता था कि वो किंग को हरा के खुद उसकी पोजीशन ले ले, या अगर किंग्स बहुत वीक हो जाते तो ऐसा होता था कि कोई दूसरा समंता आ जाए, किंग्स को की पोजीशन से हटा के उसको समंता की पोजीशन देते, उनकी पोजीशन जो है वो डिक्रीज हो जाए. ओके, तो गुप्ता एम्पायर और भी मोर वास्ट एम्पायर था, ज़्यादा था मॉडर्न से. And the histories of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions including prashastis, composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets. देखिए आपको हर किसी का याद रखना है. मॉडर्न से हमें किस बारे में पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से, स्टैचू से, स्कल्पचर से, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें मॉडर्न्स के बारे में पता चलता है. कुशानास का हमने पढ़ा कि थ्रू कॉइन्स एंड स्टैचूज, स्कल्पचर हमें पता चलता है. गुप्तास का हमने पढ़ा थ्रू कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड प्रशस्तीज. एक नई चीज़ आई है प्रशस्तीज, हमने एक हिंदी वर्ड है प्रशंसा, मीन्स टू प्रेज. सो प्रशस्तीज वर रिटन इन द प्रेज ऑफ द रूलर्स और मे बी द हायर ऑफिशियल्स या बहुत ही रिच कोई पेट्रन्स, जिसने भी जिसने भी इसको कमीशन करा कि ओके यू राइट अ प्रशस्ति फॉर मी, तो उनकी प्रेज में, उनकी प्रशंसा, उनकी प्रेज में जो कुछ लिखा जाता था दैट वाज नोन एज प्रशस्ति. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से एम्पायर, कौन से रूलर का क्या सोर्स है जिससे हमें इस एम्पायर के बारे में पता चलता है. While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than as accounts that were literally true. तो historians, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रशस्तीज, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं उनसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकें. बट ऑफ कोर्स जो लोग उसको कंपोज करते थे, दे रेयरली सॉ देम एज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. उसको लिटररी ट्रू अबाउट फैक्ट्स को छोड़ के वो उनकी प्रेज में लिखी जाती थी. तो वो अकाउंट्स, टाइटल्स मन से ऐड कर दिए जाते थे, उनकी प्रेज में लिखी जाती थी. दे वर रादर वर्क्स ऑफ पोएट्री, उनकी तारीफ में लिखी जाती थी.
द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो इलाहाबाद में एक पिलर के ऊपर मिली है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और नोन एज प्रयाग प्रशस्ति. इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स, 4th century CE इन अ केस इन पॉइंट. तो हम देखेंगे, हमने देखा कि 321 BCE से मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, चंद्रगुप्ता ने एम्पायर को इस्टेब्लिश करा, फिर अबाउट 150 ईयर्स तक, अबाउट 150 BCE तक मौर्यंस का एम्पायर चला. इसके बाद धीरे धीरे वो एम्पायर डिक्लाइन हो गया, चोलास, चेरास, पांड्यास जैसे बाकी चीफ्स एंड किंग्स जो है वो पावर में आ गए, एंड स्लोली अब हम आ गए हैं कुशाना रूलर्स हो गए, सतवाहनास फ्रॉम 2nd century BCE टू 2nd century CE, कुशानास फ्रॉम 1st century BCE मतलब 100 BCE to 100 CE, एंड हम आ चुके हैं गुप्ता एम्पायर पर जो कि 4th century CE में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आज से अप्रॉक्सीमेटली 1600 ईयर्स पहले, ओके 1600 ईयर्स पहले. एंड उसके मोस्ट पावरफुल रूलर्स समुद्रगुप्ता कंसिडर करे जाते हैं, तो उनकी प्रेज में हरिसेन, उनके कोर्ट पोएट ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है. ओके, लेट्स डिस्कस दिस. द पांड्या चीफ Senguttuvan visits the forest. This is an excerpt from the Silappatikaram, an epic written in Tamil. ठीक है, क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं. When he visited the forest, people came down the mountain singing and dancing. Just as the defeated show respect to the victorious king, so did they bring gifts: ivory, fragrant wood, fans made of the hair of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. They bought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions, sugarcane, flowers, areca nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, deer, musk deer, fox, bear, deer, musk deer, fox, peacocks, muscat, wild cocks, peking parrots, etc. What is this? This is a very simple account जो ये बताता है कि एक पांड्या चीफ है जिसका नाम है सेंगुत्तुवन. ओके, पांड्या चीफ तमिलकम वाले एरिया में ये चीफ्स थे, पांड्या, चोलास, चेरास. दे आर टॉकिंग अबाउट कि जब वो चीफ मतलब जब वो फॉरेस्ट विजिट करने आया टू विजिट द कॉमन मैन, आप देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स जो लोगों ने उस चीफ को ऑफर की. फ्रॉम पेपर, फ्रॉम कार्डमम टू एनिमल्स टू अरेका नट इज सुपारी, बनानास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, expensive gifts like woods and fragrant woods and ivory and fans. मतलब ये कितनी सारी चीज़ें from A to Z, all expensive, inexpensive, छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि पेपर, a simple spice तक वो चीफ को ऑफर करते हैं. So this was just a way of showing and tributing their chief कि okay we have this. It doesn't matter कि आप क्या लेकर आ रहे हो, the fact that you are bringing something as a gift, it was seen as gesture for tribute and respect. Why did people bring these gifts? What would the chief have used these for? So हम ये of course डिस्कस कर चुके हैं कि चीफ्स उसको अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सो इट मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तो चीफ के ऑफकोर्स यूज़ में नहीं आई होगी, व्हाट वुड ही डू ऑफ पेपर एंड ऑल, बट दीज वर एज अ गिफ्ट, these were given as a tribute. This is a Kushana coin. Observe King Kanishka and this is a deity. तो हम देखेंगे कि यह King Kanishka and deity मतलब वो अपने आप को एक deity जैसा मान रहा है and show कर रहा है that okay he is also god like or appointed by God and like that. Okay, तो king को कैसे portray किया गया है, this is a question. देखिए king is shown powerful, इसके more than okay there are two hands, इसके flowing hair है, he is standing tall and brave and I think there's a ruler in his hand. There's something in this hand also, so he's shown very brave like and chivalrous. This is sandstone sculpture of Kushana king. Elements of the sculptures that suggest this is an image of a king. क्या क्या elements है sculpture के देखिए. First of all, the dress, the sword in the hand, another one in this hand. There, this the sculpture is standing upright and very brave and stiff. And the legs and all these things इससे पोर्ट्रे हो रहा है कि कहीं ना कहीं ओके ही इज़ द किंग. ओके, एंड इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो
ऑफ कोर्स एक्सक्यूवेशंस में बहुत बार ऐसा होता है, एंड इसमें भी ऐसा हुआ है कि द हेड हैज़ ब्रोकन ऑफ समवेयर एंड ये कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके आर्म्स या कुछ शोल्डर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से नहीं कंप्लीटली एक्सकवेट नहीं हो पाए, बट दिस इज़ ऑफ अ कुशाना किंग। वो हम कैसे पता करते हैं, बिकॉज बाकी हमने और स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज जो निकले हैं उससे कंपेयर करा है। यहाँ पर पढ़ते हैं, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति विच वॉज रिटन बाय हरिशीना इन संस्कृत, समुद्रगुप्ता। कैसे वो प्रेज करते हैं समुद्रगुप्ता को, लेट्स सी। ही वॉज विदाउट एन एंटागनिस्ट ऑन अर्थ, ही by the overflowing of the multitude of many god qualities adorned by hundreds of good actions has wiped off the fame of other kings with the soles of his feet. He is Purusha, that is the supreme being the cause of the prosperity of the good and the destruction of the bad. He is incomprehensible. He is one whose tender heart can be captured only by devotion and humility. He is possessed by compassion. He is the giver of many hundred thousands of cows. His mind has received ceremonial initiation for the uplift of the miserable, the poor, the forlorn, and the suffering. He is resplendent and embodied kindness to mankind. He is equal to the gods Kuber, the god of wealth, Varuna, the god of the ocean, Indra, the god of rains, and Yama, the god of death. Very clearly इसमें बहुत ही गॉड लाइक सा पोर्ट्रेचर हमें यहाँ पर दिख रहा है इस समुद्रगुप्ता का। सो वी कैन से कि ये बहुत ज़्यादा factually true नहीं है, but it's more like a poetry. This is very evident if we read this excerpt. Okay. Why do you think the kings claimed divine status? This may be because to legitimize their rule. ये दिखाने के लिए कि yes, their rule was very legitimate. Okay. A changing countryside. Popular perceptions of kings. What did subjects think about their rulers? Obviously, inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as the Jatakas and the Panchatantra. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jatakas were written in Pali around the middle of the first millennium CE. Jatakas जो थी, they were form of story. जैसे पंचतंत्र हम पढ़ते हैं, वैसे Jatakas भी were stories that were written in the language Pali around middle of the first millennium CE. That is approximately 500 CE around में लिखी गई थी Jatakas. Now the point is कि यहाँ पर हमें ordinary people के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है, because the inscriptions, the text, everything that was written was being commissioned by the ruler or a rich patron. तो ordinary लोग क्या सोचते थे king के बारे में, how they viewed the king, वो हमें पता नहीं चलता, because there is not much information about that. But उसको solve करने की कोशिश करी है. Historians have tried to get into the stories, क्योंकि जो stories पंचतंत्र जटाका stories है, इसमें common man के बारे में बहुत कुछ है. सो इसके थ्रू हम हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं कि ऑर्डिनरी मैन क्या सोचते थे, उनकी थिंकिंग कैसी थी, उसके बारे में जान सकें. Here's an example. There's one story known as the Gandatindu Jataka, describes the plight of the subjects of a wicked king. These included elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. As the story indicates, the relationship between the king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. Escaping into the forest remained an option as reflected in the Jataka story. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet the growing demand for taxes and also came to be adopted. अब बात होती है गंदरटिंडू जटाका एक स्टोरी है जिसमें बताते हैं कि देयर इज़ अ किंग, ही वाज वेरी विकेट, वो अपने रूलर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था. एंड वंस व्हाट हैपेंड वाज ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी मैन, और वो गया अपनी सब्जेक्ट्स के पास एंड जब पूछा किंग के बारे में, सो एवरीबडी कर्स्ड द किंग, एवरीबडी सेड बैड थिंग्स अबाउट द किंग, दैट हाउ अनसेटिस्फाइड दे आर, डिससेटिस्फाइड दे आर विद द किंग एंड हिज रूल एंड हिज रेन. तो दिस स्टोरी टेल्स कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार अगर किंग्स की प्रेज लिखी तो द किंग वॉज गुड. What the subjects thought of the king, it's rarely available to us, what the common man thought. Okay. And वो बताते हैं कि the kings often, because of course they wanted to praise themselves, they wanted to build
गोल्ड कॉइन्स एंड स्टैचूज एंड स्कल्पचर्स, इन सब चीज़ों के लिए. सो दे वांटेड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो टैक्स को इंक्रीज़ करते थे एंड द पुअर एंड द ऑर्डिनरी पीपल हैड टू सफ़र. इसका वो लोग कैसे रिटेलिएट करते थे? सम ऑफ देम वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया था जहाँ पर किंग का रूल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, किंग के ऑर्डर्स इतने फॉलो नहीं होते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स जो ट्राइबल्स होते थे या जो फॉरेस्ट में रहते थे, इट वाज नॉट रियली अंडर द किंग्स रूल. तो वो या तो अपनी विलेज को छोड़ के फॉरेस्ट में रहने चले जाते थे, या फिर वो फिर कोशिश करते थे कि अपना ही एग्रीकल्चर बढ़ाओ ताकि टैक्सेस को पे कर सके. Strategy, okay, let's see this first. The Sudarshan, beautiful lake in Gujarat. Sudarshan is very beautiful, that's the meaning. In Gujarat, find Girnar on map 2. I've already shown you in the previous video कि गिरनार में major rock edict था, if you remember. It is in Gujarat. The Sudarshan lake was an artificial reservoir. We know about it from a rock inscription 2nd century CE in Sanskrit, composed to record the achievements of the Shaka ruler Rudraman. एक शाका रूलर था whose name was रुद्रमान. उन्होंने एक सुदर्शन लेक के कंस्ट्रक्शन के बारे में एक संस्कृत में इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है. What does the inscription say? The inscription mentions that the lake with embankments and water channels was built by a local governor during the rule of the Mauryas. However, a terrible storm broke the embankments and water gushed out of the lake. Rudraman, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subjects. And the inscription on the same rock, 5th century, mentions how one of the rulers of the Gupta dynasty got the lake repaired once again. तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि हाउ रूलर्स कैसे रुद्रामान ने अपनी पॉकेट से विदाउट इम्पोजिंग एनी एक्स्ट्रा टैक्स ऑन दी पीपल सुदर्शन लेक को ठीक कराया था. Why did rulers make arrangements for irrigation? Of course, it was necessary. अगर rulers को tax चाहिए था तो what was the revenue? What was the source of the tax? It was from agriculture. And अगर irrigation ही अच्छा नहीं है, so how would agriculture be done? तो irrigation was a means ताकि agriculture अच्छे से हो पाए and the tax would have been continued. Of course, agriculture was a primary source of, income for most of the people at that time. So agriculture was important. Strategies for increasing production. Now हमने ये पहले देखा था कि increasing in heavy taxes से बचने के लिए some people used to go to the forest and some people would increase their production. Now what were the strategies they adopted कि जिससे production को increase कर सके? Here, one such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE. The iron-tipped ploughshare was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. Moreover, in some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for the producer. Ploughed field हमें सबको पता है कि क्या होता है. The soil is turned over and over, मतलब उसको खुरेद के so that the nutrients get mixed properly, soil को air मिलती रहे for proper aeration ताकि पानी अच्छे से नीचे तक जा सके. So ploughing is a very good method ताकि plants को अच्छे से breathe कर सके and they can grow and develop healthy. Okay, another one was shifting to transplantation. What is transplantation? It is used for paddy cultivation in areas where water is plentiful. जहाँ बहुत सारा पानी होता है वहाँ पे rice को उगाने के लिए transplantation is used. Here seeds are first broadcast. When the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields. This ensures a higher ratio of survival of saplings and higher yields. हमने देखा ही होगा वीडियोज़ में एंड बहुत सारी ऑनलाइन भी कि पहले सीड्स जब छोटे छोटे सैपलिंग्स बन जाते हैं राइस के, तो फिर उसको उस ज़मीन में से निकाल के ऐसी जगह पर रहता है वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर. पानी ऐसे लॉग्ड होता है, मतलब एक लेयर होती है पूरी पानी की, एंड देयर देन द सैपलिंग्स आर प्लांटेड. तो इससे जो क्रॉप है वो और बेटर, हेल्दी एंड हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं उसके. सो दिस वॉज ऑफकोर्स बैक ब्रेकिंग, क्योंकि सबसे पहले सीड्स को स्कैटर करो, सैपलिंग्स हो जाए, फिर एक एक सैपलिंग को सॉइल में से निकाल के दूसरी जगह लगाओ इन अ प्रॉपर लाइन एंड प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ओके. While the iron ploughshare led to growth in agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. Cultivators in areas which were semi-arid, such as parts of Punjab and Rajasthan, did not adopt it till the 20th century. And those living in hilly tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. तो प्लाव एग्रीकल्चर आयरन प्लाउज का यूज़ होता था, बट नॉट एवरीवेयर. जैसे पंजाब एंड राजस्थान में तो बहुत लंबे टाइम तक प्लाव का यूज़ नहीं होता था, प्लाउड फील्ड का यूज़ नहीं होता था. नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल साइड में हो का यूज़ होता था. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लाव एंड हो? यू कैन यूजली गो ऑनलाइन एंड चेक इट आउट. ओके.
Another strategy जो ये adopt करते थे, this is the third strategy, was to increase agriculture production, was the use of irrigation through wells and tanks, and less commonly canals. Communities as well as individuals organized the construction of irrigation works. The latter, usually powerful men including kings, often recorded such activities in inscriptions. तो जब भी ऐसा होता था कि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया, कैनल्स बनी, या फिर इरिगेशन के उन्होंने काम करे, जैसे हमने सुदर्शन लेक का करा, so the kings and the powerful men used to record it in their inscriptions ताकि आगे जनरेशन के लिए पता रखी हो कि yes they did something like this. So here given are 3 ways जिससे उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज करा. The importance of boundaries. Manusmriti is one of the best known legal texts of early India. Written in Sanskrit and compiled between 2nd century BC and 2nd century CE, this is what the text advises the king to do. Seeing that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, he should have concealed boundary markers, buried stones, bones, cows' hair, chaff, ashes, potsherds, and dried cow dung, bricks, coal, pebbles, and sand. He should also have other similar substances that would not decay in the soil, buried as hidden markers at the intersection of boundaries. तो यहाँ पर ताकि प्रॉपर बाउंड्रीज डिमार्केशन हो पाए, उसके लिए द मनुस्मृति एडवाइजेस रूलर्स कि ऐसी चीज़ें जो सॉइल में इजीली डिके नहीं होगी, जैसे पेबल्स हो गया, ड्राइड काउ डंग हो गया, बोन्स हो गए, उन चीज़ों को यू शुड फर्स्ट ले इन द ग्राउंड एंड देन कंसील इट विथ अ लेयर ऑफ सॉइल, ताकि ये पता ना चले कि मतलब कोई इसको ऊपर से हटा ना सके या ये वो वेयर ऑफ ना हो सके. तो वेन एवर देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अराइजिंग कि किसकी लैंड है, कहाँ तक लैंड है, सो दे कुड जस्ट डिग अप द लैंड एंड उनको वो बॉर्डर जो है वो जो उन्होंने बनाई है बाउंड्री, दैट वुड बी विजिबल. Would these boundary markers have been adequate to resolve dispute? We don't know. They may have been, क्योंकि ज़्यादा easily decay नहीं होती है, but still it's difficult. आपको मतलब पूरा वो लैंड खोदना एंड बार बार अलग अलग जगह पर उसको डिगिंग करनी पड़ती होगी एंड वो लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ के वो बाउंड्रीज पर धीरे धीरे करके मतलब कहीं ना कहीं बहुत डीप हो जाती होगी. सो उसके प्रोज एंड कॉन्स है, बट ऑफकोर्स दे वर नॉट वेरी यूजफुल मीन्स उस टाइम पर जो यूज़ कर सकते होंगे. Differences in rural society. While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders. The term Gahapati was often used in Pali texts to designate the second and third categories. The large landholders, as well as the village headmen, whose position was often hereditary, emerged as powerful figures and often exercised control over the cultivators. तो हमने देखा कि वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसका बेनिफिट सभी को इक्वली नहीं मिल रहा था, एंड उसमें डिफरेंसेस थे बिटवीन द पीपल. देयर वर सम हु वर वेरी पुअर, डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड, दे वर लैंडलेस एंड दे वर वर्किंग as slaves or on other people's lands and all that. दूसरी तरफ there were people like the village headmen जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, और द गहापति. So these were the second, third categories, मतलब बहुत हायर कैटेगरी में थे, एंड दे वर वेरी पावरफुल एंड रिच एंड वेल्दी. तो उसके बेनिफिट्स इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हर किसी को एक जैसे नहीं मिले. अर्ली तमिल लिटरेचर, the Sangam text, Tamil Sangam text, also mentioned different categories of people living in the villages. Large landowners or Velalar, please remember all these terms. So the different categories mentioned in Tamil text are Velalar, that is large landowners, plowmen or the Uzavar, and slaves or Adimai. It is likely that these differences were based on differential access to land, labor, and some of the new technologies. In such a situation, questions of control over land must have become crucial, as these were often discussed in legal text. So this would have been always a bone of contention कि whose land, who will control the land. ये problems तो हमेशा से रही है और आज भी होती ही है कि आज भी सोशलिज्म, कैपिटलिज्म में that should the resources and land be under the government or not, and etc. ओके, सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर भी कॉमन थी, एंड द वेलालार, द उजावर, द आदिमई, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. Gahapati. A Gahapati was the owner, master, or head of a household who exercised control over the women, children, slaves, and workers who shared a common residence. He was also the owner of the resources, land, animals, and other things that belongs to the household. Gaha means house. We know Rajgaha, remember? So Gahapati matlab the owner of the house, the head of the house. Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. तो कभी कभी गहापति जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे सिटी में रह रहे, उनको भी ये टर्म डेजिग्नेट किया जाता था एज फॉर रिस्पेक्ट.
Lands, grants, and new rural elites. From the early centuries of the common era, we find grants of lands being made, many of which were recorded in inscriptions. Many of these inscriptions were on stone, but most on copper plates, which are probably given as a record of the transactions to those who received the land. The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. So, after the from which time सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा मतलब 100 CE 200 इस टाइम से ही हमें ये दिखता है कि लैंड्स को ग्रांट किया जाता था, बिग बिग पीस ऑफ लैंड को डोनेट किया जाता था एंड द डिटेल्स वर रिटन ऑन अ कॉपर प्लेट मोर देन अ स्टोन. और वो कॉपर प्लेट जिसको भी लैंड मिलती थी एज अ ग्रांट एज अ डोनेशन उसको दी जाती थी कॉपर प्लेट एंड उस पर सारी डिटेल्स होती थी कि हु वाज द वन and who is the one who is receiving, who gave the land and when and how much land, and all these information was necessary. The record that have survived are generally about grants to generally हमें पता चलता है कि grants जो थे वो religious institution, temples वगैरह या ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, not everybody. Most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, and especially from the 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu. Let us look at one such inscription more closely. The 7th century CE से common था कि थोड़ा inscription संस्कृत में लिखा है and the rest of the part is written in Tamil or the other local language. एक inscription का यहाँ पर example दिया हुआ है. Prabhavati Gupta was the daughter of the ruler Chandragupta II. Okay. चंद्रगुप्ता. नाउ प्लीज रिमेंबर जो हमने पहले चंद्रगुप्ता पढ़ा, ही वाज द वन हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी इन 321 BCE. So Chandragupta Maurya is a modern ruler and Chandragupta is a Gupta ruler. So his daughter was Prabhavati Gupta. She was married into another important ruling family of the Vakatakas, okay, who were powerful in the Deccan. So Deccan mein Vakatakas were very powerful and there Prabhavati Gupta was married off. According to the Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, the inscription indicates that Prabhavati had access to land which she then granted. This may have been because she was a queen, one of the few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented. तो ये था कि women were not allowed to own the resources independently, वो उनके husband के father के भाई etc के नाम पर ही रहेगी. But this is of course there were exceptions always. Prabhavati Gupta was one such female, लेकिन it is shown that she did control the land. The land was under her control and she also granted the land to other people. So these exceptions are found everywhere. They are very common and they can be two reasons. हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता was a queen, so there was some exceptions made to her, or maybe that the policies were not very properly implemented, and apart from Prabhavati Gupta there were others too who did something like that. Land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the sizes of land donated, ranking from small plots to vast stretches of the uncultivated land, and the rights given to donees, the recipients of the grant. The impact of land grants is a subject of heated debate among historians. Some feel that the land grants were part of strategy adopted by rural lineages to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grants were indicative of weakening political power, as kings were losing control over their samantas. They tried to win allies by making grants of lands. They also feel that kings tried to project themselves as supermen, and because they were losing control, they wanted to present at least a facade of power. So what were the two reasons that they did some land grants? It's written right here in the last para. The Harshacharita, Life in a Small Village. The Harshacharita is a biography of Harshavardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by court poet Banabhatta, 7th century CE. This is an excerpt from the text, an extremely rare representation of life in a settlement on the outskirts of a forest in Vindhyas. The outskirts being for most part a forest, many parcels of rice land, threshing ground and arable land were being appointed by small farmers. It was mainly spade culture given to owing to the difficulty of ploughing, that sparsely scattered fields covered with grass with their few clear spaces, their black soil stiff as black iron. There were people moving along with bundles of bark, countless sacks of plucked flowers, loads of flax and hemp bundles, quantities of honey, peacocks, all feathers, breadths of wax, logs, and grass. Village wives hastened en route for neighboring villages, all intent on thoughts of sale and bearing on other heads
baskets filled with various gathered forest fruits. So this is how the life in the village used to be. How much would you classify the people described in the how would you classify described in the text in terms of their occupations? Of course, one would be the person who would sell all these things, one would be the one who would collect all these things, one would be the one who would transport these things. There can be many occupations. This is another one. An agrahara was land granted to a Brahmin who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king, and was often given the right to collect dues from the local people. So agrahar means that एक ब्राह्मण को लैंड देना, लेकिन उस ब्राह्मण को उस लैंड के लिए कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, but he can certainly collect taxes from his own subjects. Prabhati Gupta and the village of Tangona. This is what Prabhati Gupta states in an inscription. She commands the Grama Kutumbinas, householders of peasants living in the village. Grama Kutumbinas. Gram means village, Kutumbi means people living. So Gram Kutumbinas, people living in village, Brahmins and other living in the village of Tanguna. Be it known to you that on 12th lunar day of the bright fortnight of Kartika, we have, in order to increase our religious merits, donated this village with the pouring out of water to the Acharya, teacher Chanal Swamin. You should obey all his commands. We confer on him that the following exemptions typical of Agrahara. This village is not to be entered by soldiers or policemen, except from the obligation to provide grass, animal hides or seeds, and charcoal of two ruling officers. Exempts from the royal negotiate of purchasing, fermenting liquors and digging. It's exempt from the right to mines and khadira. Trees exempt from the obligation to supply flowers and milk. It is donated together with the right this is done. The charter has been written in the 13th regnal year. It has been engraved by Chakradasa. So it's very clear कि अग्रहार एक लैंड को जब ब्राह्मण को ग्रांट में दिया जाता था, तो what were the things that had to be followed. पुलिस में एंटर नहीं कर सकता, कोर्ट एंटर नहीं कर सकता, को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, and all that. Land grants provide some insight into the relationship between cultivators and the state. However, these were people who were often beyond the reach of officials or samantas. Pastoralists, fisherfolk and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep detailed records of their life and transaction because they used to move a lot from one place to another, Okay. What were the things reduced in the village? यहाँ पर दिख रहा है कि grass है, fruits है, timber है, etc. So you can write this question from the box very easily. Find out whether plough, agriculture, irrigation and transplantation are prevalent in your state. If not, there are any agriculture systems in use. Okay, this is. So with this, the part 4 is over. Part 5 is over. 4 and 5. Towns and trade. New cities. Let us retrace our steps back to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BCE. As we have seen, many of these were capitals of Mahajanpadas. Virtually all major towns were located along routes of communication. Some, such as Patliputra, were on riverine routes, others, such as Ujjaini, were along land routes, and yet others, such as Puhar, were near the coast, from where sea routes began. Many cities like Mathura were bustling centers of commercial, cultural and political activity. तो हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रही है कि जितनी भी cities establish होती थी, they had some significance. And the significance was they were somewhere near the transport routes. ठीक है, most of them were near the rivers, क्योंकि rivers से communication was very easy. Riverine routes के पास होती थी, उसके ऊपर based होती थी. तो जैसे capitals हो गई, जैसे पाटलिपुत्र was on the riverine routes, Ujjaini was on the land route, पुहार एक कोस्ट के पास थी, मथुरा जो थी वो भी एक कमर्शियल सेंटर था, मतलब बहुत ही bustling center था, commercial, cultural and political activity सभी का. मथुरा was an important city from that times. Okay, तो ये हम देख सकते हैं कि all the cities that were formed, they focused on like transportation was very important, trade, and trade सिर्फ सबकॉन्टिनेंट में नहीं होता था, आउट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू डिस्टेंट लैंड्स भी होता था, टू डिफरेंट एम्पायर्स भी होता था. Urban populations. Okay, let's first discuss this. The history of Patliputra. Each city had a history of its own. Patliputra, for instance, began as a village known as Patli Grama.
Then in the 5th century BCE, the Magadhan rulers decided to shift their capital from Rajkaha to this settlement and renamed it. By the 4th century BCE, it was the capital of the modern empire and one of the largest cities in Asia. Can you believe this? पूरे एशिया में पाटलिपुत्र was one of the largest cities, and first it was a village which is known as Patli Gram. Gram is village for another Hindi word for village like Sanskrit. Okay, and इसका नाम चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया, and then it became the capital city of the Mauryans, Magad, and then it was the largest cities in Asia. Its importance apparently declined. When the Chinese pilgrim Xuanzang visited the city in the 7th century CE, he found it in ruins and with a very small population. तो 7th century CE में देखिए हम बात करें 4th century BCE. Please, you have to be very careful about the years every time. BCE मतलब before zero, the year 0, and then 7th century CE. That means approximately after 1100 years के बाद जब Xuanzang visited the city Patliputra, it was in ruins, the population was very small. ये फिगर देख लेते हैं. This is the gift of an image. This is part of an image from Mathura. On the pedestal it is Prakrit inscription. देखिए यहाँ पर ये बहुत ही वेगली आपको दिख रहा होगा. पेडिस्टल के ऊपर प्राकृत में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है which mentions a woman named नागपिया, the wife of the goldsmith सोवनिका named धर्मका. तो एक गोल्डस्मिथ था, एक सुनार था, उसका नाम, उसकी वाइफ जो जिसका नाम था धर्मका, उसकी वाइफ थी नागमिया. उसने ये उसका नाम इसके ऊपर मेंशन है, मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ डोनेशन दिया होगा, तब जाके उसकी वाइफ का और उसका नाम इस पर मेंशन है. इंस्टॉल्ड दिस इमेज इन अ श्राइन. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लायंस बने हुए हैं, कुछ और फिगर्स बने हुए हैं, एंड this is a part of an image from Mathura. Urban populations, elites and craftspersons. We have seen that kings and ruling elites lived in fortified cities. Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these areas even today. Unlike the Harappan cities, a wide range of artifacts have been recovered from them. देखिए ये बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशंस हम नहीं कर सकते इन साइट्स के ऊपर, क्योंकि आज भी जैसे पाटलिपुत्र इज़ पटना टुडे, राजगढ़ इज़ राजगीर टुडे, तो ये बिहार वाला एरिया जो मगध, वाजी, पंचाल एंड तक्षशिला, ये सारे एरियाज़ में टुडे द पीपल आर ऑक्यूपाइंग दैट एरियाज़. वो वहाँ पर अभी भी रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर एक्सकेवेशंस करना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. लेकिन जैसे हरप्पन साइट्स है, वो साइट्स अब अबैंडन हो चुकी, इसलिए वहाँ पर एक्सकेवेशंस आर स्टिल ईजियर. बट स्टिल उसके बावजूद हमें बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें इस टाइम से, इस एरा से हमें मिली है. एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस विद अ ग्लॉसी फिनिश नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, probably used by rich people, and ornaments, tools, weapon, vessels, figurines made of a wide range of materials like gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. Okay. By the 2nd century BCE, we find short votive inscriptions in a number of cities. What is votive? Here it's written, votive inscriptions record gifts made to religious institutions. तो आप religious institutions को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे. कुछ लोग लैंड्स ग्रांट करते थे मंदिर बनाने के लिए, कुछ लोग आज भी होता है, जैसे सपोज कोई थाली गिफ्ट कर रहा है, आरती के लिए थाली गिफ्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि दिए गिफ्ट कर रहे हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आज भी गिफ्ट करते हैं. तो 2nd century BC तक हमें बहुत ऐसी वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलती है बहुत सारी सिटीज़ में. दे मेंशन द नेम ऑफ द डोनर एंड समटाइम्स स्पेसिफाई हिज और हर ऑक्यूपेशन एज वेल. तो कब जो देता है उसका नाम, कभी कभी वो क्या काम करता है वो भी इस पर स्पेसिफाइड होता है. दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स, washing folk, weavers, scribes, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, officials, religious teachers, merchants and kings. Sometimes guilds or shrenis, organizations of craft producers and merchants, are mentioned as well. These guilds probably procured raw materials, regulated production and marketed the finished product. It is likely that craftspersons used a range of iron tools to meet the growing demands of the urban elites. तो ऐसे मतलब इंडिविजुअल डोनर्स के नाम भी हमें मिलते हैं, गिल्ड्स के नाम मिलते हैं. दैट इज़ गिल्ड्स और श्रेणीज आर द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल जो लोग साथ में करते हैं. आज भी अमूल इट्स अ बिग कोऑपरेटिव, तो इसी टाइप से गिल्ड्स आज भी बहुत हैं. ओके, सो वो लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, प्रोडक्ट बनाना, उसको फिनिश करके मार्केट में बेचना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
Look at this map. These are the some important kingdoms and towns. The Kushanas, ये देखिए उनकी capital probably Takshila थी. Kushanas in the northwestern part, and then here were the Vakatakas. Prabhavati Gupta, Chandragupta II की daughter was married into the Vakatakas. They were ruling the central areas. Satavahanas were ruling the central and the western areas. Shakas in the more western parts of the country, northwestern parts, and the Guptas ruled here, this in the more eastern side, and उसके important centers Guptas के Mathura, Varanasi, Patliputra, Rajgir, these are the important centers under the Guptas. Then here the Cholas, the Cheras and the Pandyas. This was the region that was the Tamilkam, जिसमें तमिल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, parts of some Karnataka, Kerala वगैरह ये सब थोड़े से include होते थे. So these were the major empires, the important kingdoms that were in existence. Were there any cities in the region where the Harappan civilization flourished in the 3rd millennium BCE? Yes, if you not really. देखिए कुछ cities हमें यहाँ पर if you remember this was the area, ये 5 इंडस और उसकी tributaries and यहाँ पर वो थी, यहाँ पे कालीबंगन, ढोलावीरा, रोपर, लोथल, यहाँ पर थी चान्हुदारो and कोटदीजी, and this was the site where there was Mohenjo-daro, यहाँ पर हड़प्पा थी. तो we don't really see because Harappan civilization was more focused on this area, and यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा cities वगैरह नहीं देखने को मिलती है. तक्षशिला may be one, but still. तो there were not many cities जो हरप्पन civilization के टाइम पर occupied थी, and was also occupied during this time. वो ज़्यादा थोड़ा सा shift हो गया था to the main Indian mainland now. Okay, Harappan was still in the northern part. South में Harappan was never beyond these lines. Okay, now beyond is these lines पूरा shift हो चुका था. Trade in the subcontinent and beyond. From the 6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in various directions, overland into Central Asia and beyond, and overseas, from ports that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia, and through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China. आप देख सकते हैं पूरी crisscross होती हुई इधर से उधर, and not only in the subcontinent but beyond it, far beyond it, Asia and Mesopotamia वगैरह जैसे कि जो एरिया हर जगह तक trades जो था was there. Those who traversed these routes included peddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravans or bullock carts and pack animals. Also, there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable. Successful merchants designated as Masattuvan and in Tamil and Sethis and Sattavahas in Prakrit could become enormously rich. देखिए सी फायरर्स का जॉब बहुत रिस्की होता था. आज के टाइम पर वी हैव सो मेनी थिंग्स कि जब एक शिप निकलती है तो उसके बहुत कोऑर्डिनेट्स रहते हैं एंड कॉन्टैक्ट रहता है, सैटेलाइट्स इन दिस इन दैट. पहले ऐसा कुछ नहीं था. एक सी अगर एक पोर्ट से निकली है, सो इफ़ इट इज़ इन द मिडल ऑफ द ओशन, नोबडी नोज़ वो कहाँ है, क्या है, कहाँ तक पहुँची है. there is no way, there is no idea बीचों बीच, because there are not बहुत ज़्यादा provisions नहीं होते थे कि ऐसी छोटी boats हैं and ये and वो है. so उस टाइम पर सी फेयरर्स का काम बहुत रिस्की होता था कि अगर बीच में पायरेट्स ने आके रूट मतलब जो वो उन्होंने लूट लिया, या फिर अगर स्टॉर्म में वो शिप जो डूब गई है, तो इट वाज वेरी वेरी रिस्की. बट वंस दे रीच्ड, ये बहुत प्रॉफिटेबल होता था बिकॉज सी के थ्रू आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का सामान एक ही साथ ले जा सकते थे एज़ कम्पेयर टू रोड. एंड रोड्स वगैरह में ये होता था कि आपको जहाँ आप जिस एरिया से ट्रैवल कर रहे हो, आपको हर जगह टैक्सेस देना पड़ता था. वहाँ पे आपकी लूट का डर रहता था कि जो द लुटेरास, जो रॉबर्स होते थे, वो आपका लूट सकते थे ना. आपको जगह जगह एवरी स्टॉप यू मेड आपको हर किंगडम में टैक्स पे करना पड़ता था. तो इट वाज लाइक मच लेस प्रॉफिटेबल. सी में आप एक बार अपने पोर्ट से चले एंड जहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँचना, डायरेक्ट वहाँ पहुँच के, एंड इफ़ यू रीच सक्सेसफुली, द बिजनेस वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल. मसत्तुवन हमने पहले भी ऐसे टर्म्स पढ़े थे, वेलालर, आदिमई, उजावर. तो ये अगेन हमारे पास टर्म्स आ गए हैं. मसत्तुवन इन तमिल, सेठीज इन सत्तवाहास, जो कि एंड सेठीज एंड सत्तवाहास इन प्राकृत लैंग्वेज, एंड कुड बिकम इनॉर्मसली रिच. दिस सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे. A wide range of goods were carried from one place to another. These were the salt, grain, cloth, metal ores and finished products, stone, timber, medicinal plants, to name a few. Spices, especially pepper,
but in high demand. Pepper बहुत high demand में था because Indian pepper was very famous in the Roman Empire, as were textiles and medicinal plants, and these are all transported across Arabian Sea to the Mediterranean. यहाँ पर is not the map, but you know ये यहाँ से Arabian Sea से फिर they would go to the Mediterranean Sea. The Malabar coast, this is present day Kerala. Okay, this part, this is the Malabar coast. उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है. Here is an excerpt from Periplus of the Erythraean Sea, composed by an anonymous Greek sailor. Periplus से you know work था एक anonymous Greek sailor, उसका नाम हमें नहीं पता है, 1st century CE में, of the Erythraean Sea. Erythraean Sea is here. Periperos is a Greek word meaning sailing around, and Erythraean was the Greek name for the Red Sea. तो Red Sea से Greek sailor आया and उसने composition कराया Periplus. What does he write? The sailor writes, they, that is traders from abroad, send large ships to these market towns on account of the great quantity and bulk of pepper and malabatrum, possibly cinnamon, produced in these regions. They are imported here in the first place a great quantity of coin, topaz, antimony, a mineral used as a coloring substance, coral, crude glass, copper, tin, lead. There is exported pepper, which is produced in quantity in only one region near these markets. Besides this, there are exported great quantities of fine pearls, ivory, silk, cloth, transparent stones of all kinds, diamonds and sapphires, and tortoise shell. Archaeological evidence of a bead making industry using precious and semi-precious stones has been found in Kodumalal, Tamil Nadu. It is likely that local traders brought the stones from mentioned in Periplus from sites such as those to the coastal proles. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है there are so many substances which are imported and exported and all these things. तो archaeological evidence के according you know precious and semi precious metals का यूज़ होता था, stones का यूज़ होता था, और ये इंडस्ट्री जो ये इंडस्ट्री थी दिस वाज फाउंड इन कोडुमलल इन तमिलनाडु. तो हो सकता था कि लोकल ट्रेडर्स जो थे वो यू नो जो स्टोन्स थे वो ख़रीदते थे इन इंडस्ट्रियल साइट से जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है, जो कि ये यहाँ पर मैंशनड है, कॉपर, टिन, क्रूड ग्लास, topaz and all these things. Why did the author compile this list? Of course, to mention all the things that were found here, and he was a sailor, so for the purposes of accounting, and you know वहाँ पर जब वो वापस जाए वापस अपने जिस लैंड से वो आया है तो वहाँ पर उनके पास एक लिस्ट है उनको प्रेजेंट करने के लिए. these are the things that can be present, so there can be many reasons. Coins and kings. To some extent, exchanges were facilitated by the introduction of coinage. Punch-marked coins made of silver and copper, 6th century BCE onwards, were amongst the earliest to be minted and used. 6th century BCE से earliest coins, some of the earliest coins were minted. Punch-marked होते थे ये silver and copper के. These have been recovered from excavations at a number of sites throughout the subcontinent. Numismatists are the people who study coins. Like epigraphists are the people who study inscriptions, and numismatics study coins. Have studied these and other coins to reconstruct possible commercial networks. Attempts made to identify the symbols on punch-marked coins with specific ruling dynasties, including the Mauryas, suggest that these were issued by kings. It is also likely that merchants, bankers, and townspeople issued some of these coins. The first coins to bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks, who established control over the northwestern part of the subcontinent in the 2nd century BCE. The Kushanas, however, issued the largest hoards of gold coins. First gold coins circa 1st century CE. These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman emperors and the Parthian rulers of Iran, and have been found from several sites in North India and Central Asia. तो अभी तक हमें silver and copper coins, punch-marked coins, and the first coins to bear the names and images were the Indo-Greeks. Now the first gold coins were of the Kushanas, और उन्होंने Roman and Parthian rulers के pattern पर ये gold coins को issue करा था. Okay. The widespread use of gold coins indicates the enormous value of the transactions that were taking place. Besides, hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India. मतलब Roman का South India के साथ काफ़ी अच्छा trade था. It is obvious the network of trade were not confined with political boundaries. South India was not a part of the Roman Empire, but there were close connections through trade. Coins were also issued by tribal republics such as that of the Yodhyas of Punjab and Haryana, 1st century CE.
Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yodhas, pointing to the latter's interest and participation in economic exchanges. मतलब वो though they were a tribal group, but they issued coins. Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers. The earliest issues were remarkable for their purity. These coins facilitated long-distance transactions from which kings also benefited. From circa 6th century CE onwards, finds of gold coins taper off. Does this indicate that there was some kind of an economic crisis? Historians are divided on this issue. Some suggest that with the collapse of the Western Roman Empire, long-distance trade declined and this affected the prosperity of the states, communities and regions that had benefited from it. Others argue that new towns and networks of trade started emerging around this time. They also point out that though finds of coins of that time are fewer, coins continue to be mentioned in inscriptions and texts. Could it be that there are fewer finds because coins were in circulation rather than being hoarded? तो बहुत सारे पॉइंट्स है कि 6th century CE के बाद से हमें कॉइन्स जो है वो होर्ड्स में मिलना कम हो गए हैं. तो व्हाट वाज द रीज़न वी डोंट नो. हो सकता है कि वो उस टाइम पे सर्कुलेशन में थे तो इस वजह से वो यूज़ उसका दूसरा होता गया. जैसे कि देखिए गुप्ता रूलर्स का यहाँ पर मैं आपको पहले बताती हूँ. Numismatics is the study of coins including visual elements such as scripts and images, metallurgical analysis and the context in which they have been found. Metallurgical analysis मतलब what are the metals that have been used in the making of the coins and what are the visual images. A punch marked coin, so named because symbols were punched or stamped onto the metal surface. ये देखिए. A Yodhya coin, this is the Yodhya coin. A Gupta coin. देखिए सर्कुलेशन में क्या मतलब होता है कि दिस इज अ गुप्ता कॉइन, राइट. जब तक गुप्ता डायनेस्टी चली तब तक गुप्ता कॉइन्स वर इन प्लेस. अब एक बार गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन तो ऑफ कोर्स दीज कॉइन्स वर देन मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू द कॉइन्स ऑफ सम अदर स्टेट, सम अदर एम्पायर रूलर. तो इस वजह से हो सकता था कि कॉइन्स इसलिए फ्यूअर हमें मिलने लगी बिकॉज दे वर इन सर्कुलेशन एंड वो होल्ड नहीं करके मतलब जमा करके एक जगह नहीं रखे जाने लगी. और इट मे बी पॉसिबल कि क्योंकि रोमन एम्पायर डिक्लाइन तो उसके साथ हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हो गया, जिस वजह से देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट बट ऑफ कोर्स दीज केसेस आर व्हाट वी कैन डू. This is an Ashokan inscription and we are in the last part of our chapter. Ashokan Brahmi with Devanagari equivalents. आप देख सकते हैं कि कैसे how curve is written now and curve was written then. This is ch, dha, da, ma, ra. Okay. Do some Devanagari letters appear similar to Brahmi? Are there any that seem different? Yes, I think the seems much similar and others just dha still we can say it's not very different, but ka and cha, ma and ra are so different. Okay, back to basics. How are inscriptions deciphered? So far we have been studying excerpts from inscriptions amongst other things, but how do historians find out what is written on them? Deciphering Brahmi. Most scripts used to write modern Indian languages are derived from Brahmi, the script used in most Ashokan inscriptions. From the late 18th century, European soldiers aided by Indian Pandits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with older specimens. तो डिसाइफर कैसे कर रहे हैं हम? देखिए ब्राह्मी जो थी वो ब्राह्मी जो है वो आज भी कई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को लिखने में एक स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है. ओके सॉरी मतलब जो स्क्रिप्ट्स आज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है वो बहुत सारी उनमें से ब्राह्मी से डिराइव होती है. ओके जो और ब्राह्मी वो स्क्रिप्ट है जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस लिखने में यूज़ होती हैं. तो लेट 18th सेंचुरी से लेट 18th सेंचुरी मीन 1780 1790 के बाद से यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया एंड उन्होंने क्या करा कि जो प्रेजेंट डे बंगाली मतलब कंटेम्प्रेरी बंगाली और देवनागरी मतलब उस टाइम पर जब ये अशोकन स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उस टाइम पर जो बंगाली या देवनागरी स्क्रिप्ट्स जो यूज़ में थी उनके साथ उनको कंपेयर करते गए एंड बैकवर्ड्स जाते गए और उसके साथ कंपेयर करते करते फिर उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करा. स्कॉलर्स जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम्स assume these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of painstaking investigations by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. So the earliest script used was in
Prakrit. How Kharosthi was read? The story of the decipherment of Kharosthi, the script used in inscriptions in the northwest, is different. Here, the finds of coins of Indo-Greek kings who have ruled over the area in first century BC have facilitated matters. These coins contain the names of kings written in Greek and Kharosthi scripts. तो ब्राह्मी को तो उन्होंने बंगाली एंड कंटेम्प्रेरी बंगाली और देवनागरी को यूज़ करके डिसाइफर करा. बात जब खरोस्ती की आई तो खरोस्ती की उन्होंने कैसे डिसाइफर करा? इंडो ग्रीक्स जिस एरिया में रूल करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, उनके कॉइन्स पे दोनों स्क्रिप्ट्स में, ग्रीक में एंड खरोस्ती में लिखा जाता था. तो उस वजह से, क्योंकि ग्रीक हम पहले ही डिसाइफर कर चुके हैं, तो ग्रीक की हेल्प से हमने खरोस्ती को डिसाइफर करा. European scholars who could read the former compared the letters. For instance, the symbol for A could be found in both scripts for writing names such as Apollodotus. With Princeps identifying in the language of the Kharosthi inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscriptions as well. तो एक बार उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में जो लिखा जाता था वो प्राकृत लैंग्वेज थी, तो अब हमारे लिए इंस्क्रिप्शंस पढ़ना बहुत ईजी हो गया. Historical evidence from inscriptions. To find out how epigraphists and historians work, let us look at two Ashokan inscriptions more closely. Note that the name of the ruler, Ashoka, is not mentioned in the inscription. What is used instead? The titles adopted by the ruler, Devanampiya, often translated as beloved of the gods and Piyadasi or pleasant to behold. The name of the ruler तो हर जगह mention नहीं होता था, लेकिन क्या mention होता था? उनके titles, Devanampiya, Piyadasi, the titles were mentioned. The name Ashoka is mentioned in some other inscriptions which also contain these titles. After examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography, epigraphists concluded that they were issued by the same ruler. You may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports. If you consider the political history of the subcontinent prior to Ashoka, do you think this statement is true? Historians have to constantly assess statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggerations. देखिए, अब यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन में अशोका बोलते कि यार पहले के जो रूलर्स थे उनके पास तो कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे कि वो अपने सबकॉन्टिनेंट के हर पार्ट से उनको रिपोर्ट्स मिले और वो उसको एग्जामिन करे. कैन इट बी ट्रू? नहीं. अगर कोई रूलर इतनी बड़ी एरिया को रूल कर रहा है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके पास रिपोर्ट नहीं पहुँचे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिले? तो जो कुछ भी लिखा जाता है इंस्क्रिप्शंस में हर जगह पर, दे हैव टू बी केयरफुली एग्जामिन्ड वेदर दे वर एक्चुअली ट्रू, या फिर वो एग्जैजरेट करके वहाँ पर लिखा गया है, या फिर वो कोई मतलब स्पेकुलेशंस कर रहे हैं. एवरीथिंग हैज़ टू बी केयरफुली एग्जामिन्ड. Did you notice that there are words within brackets? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentences clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. ये बात कर रहे हैं. अब आप यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, the orders of the king. Thus speaks King Devanampiya Piyadasi. Devanampiya is a beloved of the god and Piyadasi is pleasant to behold. In the past, there were no arrangements for disposing affairs nor for receiving regular reports. यहाँ पर जो लिखा है, जैसे अशोका मेंशन करता है, तो ये एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है. But I have made the following arrangement. Pati Vedaka should report to me about the affairs of the people at all times, anywhere, whether I am eating, in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried, possibly in a palanquin, or in the garden, and I will dispose of the affairs of the people everywhere. Ashoka claims कि पहले के रूलर्स के पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था. It was I who started this. तो यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें हैं. First, that this may not be true because earlier rulers have to had some arrangements to receive reports. Second, epigraphists ने ये जो brackets में लिखा है ना, ये जैसे arrangement या possibly in a palanquin, these are added by epigraphists that so that the meaning उसका simplify हो जाए, but to be careful कि उसका जो meaning जो intended है वो change ना हो. तो वो जो बता रहे हैं वो clear और clarify करने के लिए, but उसका meaning change ना हो, इतनी carefully हर चीज़ को उन्हें ये brackets में add करना पड़ता है. Epigraphists have translated the term Pati Vedaka as reporter. In what ways would the functions of the Pati Vedaka have been different from those we generally associate with reporters today? कैसे होता होगा? देखिए, आज के टाइम पे जो रिपोर्टर्स है वो मीडिया में, जर्नलिस्ट में कैसे टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उस टाइम पर हो सकता है कि रिपोर्टर्स जो है वो उस पर से ब्रॉडकास्ट ना करके बट वो जाके सीधे किंग को बताते होंगे. एंड देर आर सो मेनी वेज. उस टाइम की टेक्नोलॉजी वो जिस तरीके से यूज़ करते होंगे, किस टाइप के अफेयर्स को वो किंग्स के साथ रिपोर्ट करते होंगे, और आज जैसे अफेयर्स रिपोर्ट होते हैं. तो देर आर सो मेनी थिंग्स कि क्या आप रिपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, क्यों रिपोर्ट, एवरीथिंग. दिस इज़ अ कॉइन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग मेनांदर.
ओके आपको ये सारी कॉइन्स के इमेजेस को बहुत केयरफुली याद रखना है. दे कैन गिव यू अ कॉइन एंड दे कैन आस्क यू विच कॉइन इज दिस, तो यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुप्ता कॉइन, अ कुशाना कॉइन, एंड इंडो ग्रीक कॉइन एंड अ ट्राइबल कॉइन. Historians have to make other assessments as well. If a king's orders were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passers-by have stopped to read this? Most people were probably not literate. Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Patliputra? Would the orders of the king have been followed? Answers to such questions are not always easy to find. तो बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट करना पड़ती कि अच्छा एक रूट के वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है तो क्या हर कोई पढ़ता होगा उसे, क्या हर किसी को उसे पढ़ना आता होगा? वुड एवरीबडी नो द लैंग्वेज प्राकृत? सभी को क्या प्रकृति आती होगी जो कि पाटलिपुत्र में यूज होती है? उनकी लोकल लैंग्वेज का क्या? Some of these problems are evident if we look at the Ashokan inscription, which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as making a change in his attitude towards warfare. As we shall see, the situation becomes more complex once we move beyond reading the inscription at face value. While Ashokan inscriptions have been found in present-day Orissa, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscription was not has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issue? So, what has happened? We don't know. When the king Devanampiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of the Kalingas, present-day coastal Orissa, was conquered by him. 150,000 men were deported, 100,000 were killed and many more died. After that, now that the country of the Kalingas has been taken, Devanampiya is devoted to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to instructing the people in Dhamma. This is a repentance of Devanampiya on account of his conquest of the country of the Kalingas. For this is considered very painful and deplorable by Devanampiya that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of people take place there. तो ये तो हमें इंस्क्रिप्शन मिल गया, लेकिन अशोका ने कैसे इस चीज़ को एड्रेस करा वो अभी तक हमें मिला नहीं. सो इज़ इट मिसिंग, वेयर हैज़ इट गॉन, या फिर अशोका ने इसको एड्रेस ही नहीं किया? वी डोंट नो. The limitations of inscription evidence. By now it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. Sometimes there are technical limitations. Letters are very engraved and thus reconstructions are uncertain. Also, inscriptions may be damaged or letters missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscriptions, some of which may be specific to a particular pace or time. तो देखिए हमारे पास भले ही हम लोग स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर ले, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है. कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि लेटर्स अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, मिसिंग है, डैमेज हो चुके हैं, फेंट हो चुके हैं, या फिर उनका रियल मतलब क्या था, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं. वी डोंट नो. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning कि वो exactly क्या कहना चाह रहा है. If you go through an epigraphical journal, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative ways of reading inscriptions. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravages of time. So what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अभी तक बहुत जो है वो तो डिस्ट्रॉय भी हो चुके होंगे. जो बच्चे हैं वो हमारे पास बहुत कम है, जो टाइम को सह पाए हैं वही बच पाए हैं. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions. तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है आज हमारे लिए जो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है वो उस टाइम पर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर करा जाया होगा, तो उसको रिकॉर्ड किया गया होगा. तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि उन्होंने सभी चीज़ें रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी है. फॉर इंस्टेंस, रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सॉर्स of daily existence find no mention in inscriptions, which focus more often than not on grand unique events. तो इंस्क्रिप्शंस में तो ग्रैंड इवेंट्स के बारे में बात करें लेकिन ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में नहीं. तो दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू अस, लेकिन वो चीज़ें मेंशन नहीं है, सो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट. Besides, the content of inscriptions almost invariably projects the perspective of the person who commissioned them. As such, they need to be juxtaposed with other perspectives so as to arrive at a better understanding of the past. तो जिसने भी लिखी है उसके पर्सपेक्टिव से है ये. तो यहाँ पर हमें 1, 2 and 3, 4, 5 पॉइंट्स हमें यहाँ पर ईजिली मिल रहे हैं कि what are the limitations of inscriptional evidence.
तो there are so many limits but we are of course trying and working it out. ये यहाँ पर ये पढ़ ले, ये we have read it, okay. A copper plate inscription from Karnataka 6th century CE. देखिए inscription copper plate में कर्नाटका से. Thus epigraphy alone does not provide a full understanding of political and economic history. Also historians often question both old and new evidence. Scholars in the late 19th and early 20th centuries were primarily interested in the histories of king. From the mid-20th century onwards, issues such as economic change and the ways in which different social groups emerged have assumed far more importance. Recent decades have seen a much greater preoccupation with histories of marginalized groups. This will probably lead to fresh investigations of old sources and the development of new strategies of analysis. तो पहले तक तो सिर्फ किंग्स एंड उनकी अफेयर्स के बारे में इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ट्राइबल्स, द लोअर कास्ट, इन सब से के बारे में भी जानने का इंटरेस्ट बढ़ता गया. तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट there's not much that we can do because बहुत ज़्यादा evidence उससे related है नहीं. The chapter is finished, but it's very important to read the timeline. Let's quickly go through the timeline once. This is only to be remembered. You can only learn it. There's not much to understand. Timeline 1, major political and economic developments. Paddy transplantation, urbanization, Ganga Valley, Mahajanpadas, punch-marked coins, 600 to 500 BC. Rulers of Magadha consolidate power, 500 to 400 BC. Invasion of Alexander of Macedon, 327 to 325 BC. Accession of Chandragupta Maurya, 321 BC. Reign of Ashoka, 272 to or 268 to 231 BCE. End of the Mauryan Empire, 185 BC. Indo-Greek rule in the northwest, Cholas, Cheras and Pandyas in south. India, Satavahanas in the Deccan, 200 to 100 BC. Shaka, people from Central Asia, rules in northwest. Roman trade, gold coinage, 100 to 200 BC to 200 CE. Accession of Kanishka, 78 CE, but we are not really sure. So there's a question mark. Earliest inscriptional evidence of land grants by Satvana and Shaka rulers, 100 to 200 CE. Beginning of Gupta rule, 320 CE. Samudragupta Maurya, 337 to 375 CE. Chandragupta II, Vakatakas in the Deccan, 375 to 415 CE. 500-600 CE में rise of the Chalukyas in Karnataka and of the Pallavas in Tamil Nadu. 607 to 647 CE में Harshavardhan, king of Kannauj. Chinese pilgrim Zhuangzhang comes in search of Buddhist texts, and Arabs conquer Sindh in 712, circa 712. All of these, देखिए सबके आगे circa लिखा है because we cannot be very sure and exact about the dates. The timeline 2, major advances in epigraphy. मतलब ये जो है ये उस टाइम की है, एंड अब ये है प्रेजेंट, मतलब लेटर टाइम्स की, 20th, 17th, 18th, 20th सेंचुरी में. 1784 में फाउंडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. 1810 में कॉलिन मैकेंजी collects over 8,000 inscriptions in Sanskrit and Dravidian languages. 1838 में decipherment of Ashokan Brahmi by James Prinsep. 1877 में Alexander Cunningham publishes a set of Ashokan inscriptions. 1886 में first issue of Epigraphia Karnataka, a journal of South Indian inscriptions. 1888 में first issue of Epigraphia Indica. And 1965-66 में D.C. Sircar publishes Indian Epigraphy and Indian Epigraphical Glossary. With this, the chapter ends. If you have any doubt, please comment and let me know. I'll try to reply as soon as possible.